Dolo, Danheng just want to avoid trouble, Gu Yuina pursues. Chapter 56, Be right back. होटल के अंदर अचानक एक स्पेशल रिफ्ट खुला। दानहेंग उसके भीतर से निकला। उसने गु युइना को अपनी बाहों में उठाया हुआ था। उसने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। उसने उसके जूते और कपड़े उतारे। उसकी पीली त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। फिर उसे कंबल से ढक दिया। गु युइना ने शुरू से अंत तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह गहरी नींद में सो रही थी। दानहेंग ने अनुमान लगाया कि वह संभवतः 3 महीने से अधिक समय तक इसी निद्रा में रहेगी। जागने के बाद भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी। उसके शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता और उसकी चोटों के बिगड़ने के बीच एक नाजुक संतुलन बन गया था। मुझे गॉड रिल्म की एक यात्रा करनी होगी, दानहेंग ने धीरे से आह भरी। वह गु युइना को अपनी नींद में इस तरह तड़पते हुए नहीं छोड़ सकता था। भले ही उनके बीच कोई प्रेम संबंध न हो, भले ही वे केवल टीममेट्स हों, वह चुपचाप बैठकर कुछ न करे, ऐसा नहीं हो सकता था। उस समय वह अपने साथियों की खातिर अपने अतीत के सबसे दर्दनाक पहलुओं का सामना करने के लिए तैयार था। अब वह गु युइना की खातिर देवताओं गॉड्स से मिलने भी जा सकता था। लेकिन सबसे पहले उसे उस व्यक्ति से निपटना था जिसने उसके शांतिपूर्ण जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। दानहेंग ने अपने पीछे खुले स्पेशल रिफ्ट में हाथ डाला और एक महिला को टखने से पकड़कर बाहर खींच लिया। जी का शरीर फर्श पर रगड़ता हुआ आया और उसके मुंह से दबी हुई आवाजें निकलीं। चूंकि वह लगभग उल्टी थी, उसके कपड़े उसकी छाती के नीचे सिमट गए थे, जिससे उसका दूधिया सफ़ेद पेट दिख रहा था। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जी अचानक दानहेंग के पैर से चिपक गई, जैसे कोई धातु चुंबक की ओर खींची चली आती है, और अपना चेहरा उसके पैर के ऊपरी हिस्से पर रगड़ने लगी। दानहेंग ने लापरवाही से उसे छोड़ दिया, जिससे जी पीछे की ओर गिर गई और उसका पूरा शरीर धड़ाम से फर्श पर लगा। स्वाभाविक रूप से इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ड्रैगन टाइप फरोशियस बीस्ट की शारीरिक सहनशक्ति को ऐसी चीज से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यही कारण था कि दानहेंग उसके साथ थोड़ा सख्त व्यवहार कर रहा था। इसके बावजूद जी ने उसका पैर छोड़ने से इनकार कर दिया। ये देखकर कि उसकी लार उसके जूते पर टपकने वाली है, दानहेंग का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। उसने अपना पैर उठाया और उसे ठोकर मारकर दूर कर दिया। जी फिर भी नहीं डरी और एक बड़े कीड़े की तरह रेंगते हुए फिर से दानहेंग की ओर आने लगी। बहुत गर्मी है। दानहेंग नीचे झुका और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा। उसने फुर्ती से अपने हाथ का एक वार जी की गर्दन के पिछले हिस्से पर किया। जी की आंखें पलट गईं और वह आखिरकार बेहोश हो गई। उसका चेहरा फिर से फर्श से जा टकराया। दानहेंग ने फर्श पर अपना कंबल फैलाया और जी को उस पर लिटा दिया। तब तक स्पेशल रिफ्ट गायब हो चुका था। उसने बाहर किसी की मौजूदगी महसूस की, जो दरवाजे पर पहरा दे रहा था। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर इंतजार कर रहा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डीटीएन था। डीटीएन ने दानहेंग को हल्के आश्चर्य के साथ देखा। उसने सोचा था कि दानहेंग हमेशा के लिए कायम बना रहेगा और कभी कोई कदम नहीं उठाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उनके मास्टर को वापस ले आएगा। जीजा जी, मेरी बहन की हालत कैसी है? दानहेंग ने अपना सिर हिलाया। कृपया कुछ समय के लिए इसकी रक्षा करें। मैं जल्द ही वापस आऊँगा। तुम क्या करने जा रहे हो? डीटीएन ने अपनी बाहें सिकुड़ी। इस स्थिति में दानहेंग अपने मास्टर की सुरक्षा के लिए रुकने के बजाय उसे छोड़कर क्यों जा रहा था? दानहेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सीढ़ियों से नीचे उतर गया। डीटीएन को दरवाजे पर पहरा देते देख वह बाहर जाने के लिए निश्चिंत महसूस कर रहा था। कोना मुड़ते ही उसके सामने एक स्पेशल रिफ्ट प्रकट हुआ। उसने उसके अंदर कदम रखा। नज़ारा बदल गया। चार्ल्स के एस्टेट में एक स्पेशल रिफ्ट खुला। दानहेंग ने उन लोगों पर नज़र डाली जो अभी अभी पत्थर पेट्रिफाइड हुए थे और पूछा, वह कहाँ है? उसकी आवाज़ में कोई वास्तविक खतरा नहीं था, फिर भी वहाँ मौजूद हर व्यक्ति डर से पीला पड़ गया। वह पैलेस गया है। दानहेंग ने थोड़ा हाथ से कोड़ा। अगर इसमें पैलेस शामिल था तो यह मामला और भी परेशानी भरा हो सकता था। क्या उसे पैलेस जाना चाहिए? अगर वह नहीं गया तो उसके विचार अशांत रहेंगे। अगर वह गया तो उसे इसे ठीक से संभालना होगा, वरना स्टालुओ रॉयल फैमिली से दुश्मनी मोल लेना उसके शांतिपूर्ण जीवन की संभावना को बर्बाद कर देगा। हम और जू जूचिंग। दानहेंग की भौहें तन गईं। जिस तरह से जू जूचिंग ने उस दिन जाते समय उसकी ओर देखा था, वह किसी लावारिस बिल्ली के बच्चे या पिल्ले की तरह था। अपने छात्र के बारे में सोचकर उसने आह भरी। मुझे लगता है कि मुझे एक चक्कर लगाना ही चाहिए। दानहेंग की आकृति झलकी और वह सीधे इंपीरियल पैलेस के अंदर प्रकट हुआ। चार्ल्स के ऑर्डर का पीछा करते हुए वह एम्परर के पैलेस में पहुंचा। गहराई से सोचने पर यह समझ में आता था। चार्ल्स एक पैलेस गार्ड था, शाही परिवार का सबसे वफादार सेवक। जानलेवा स्थिति में वह स्वाभाविक रूप से स्टालुओ एम्परर की सुरक्षा ही चाहता। दानहेंग ने चार्ल्स के स्थान की ओर एक कदम बढ़ाया, शायद इसलिए क्योंकि उसका व्यवहार बहुत असाधारण था, जो किसी कुलीन व्यक्ति जैसा लगता था।
या शायद इसलिए क्योंकि वह इतने स्वाभाविक आत्मविश्वास के साथ चल रहा था। महल के जिन नौकरों ने उसे देखा, उन्होंने उसे रोकने या उसके आने पर सवाल उठाने तक की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह एक बगीचे से गुजरा, उसने उसके केंद्र में चार्ल्स की उपस्थिति महसूस की। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अचानक उसके पीछे से एक आवाज़ आई, अगर इस बूढ़े की नज़र गलत नहीं है तो तुम शाही महल में अनाधिकृत प्रवेश ट्रेस्पसिंग कर रहे हो, है ना? दान हैंग ने मुड़कर देखा तो उसे सुनहरे बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने पीले रंग का बैटल आउटफिट पहना था। वह व्यक्ति हट्टा कट्टा था, अपने हाथों को पीछे बांधकर खड़ा था और दान हैंग को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ रहा था। दान हैंग ने बस अपना सिर हिलाया। मामला वाकई वही था। उसी समय उसने तुरंत उस बुजुर्ग की ताकत को भांप लिया। एक टाइटल डोलो स्तर का विशेषज्ञ। स्टालुओ एम्पायर में कोई शाही रक्षक कॉन्सेक्रेटेड प्रोटेक्टर्स नहीं थे, इसलिए इस व्यक्ति का टाइटल डोलो होना ये बताता था कि वह स्टालुओ रॉयल फैमिली का कोई पूर्वज ही होगा, शायद पिछला या उससे भी पहले का राजा। दाई एंसेस्टर। दान हैंग को इतनी सरलता से अपनी बात मानते देख दाई एंसेस्टर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। एक क्षण के लिए उसे अपने कानों पर शक हुआ। क्या उसने गलत सुना, या क्या इस आदमी को स्टालुओ रॉयल फैमिली की गरिमा की कोई परवाह नहीं थी? जैसे ही वह दान हैंग की ओर बढ़ा, दाई एंसेस्टर ने उसकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। लेकिन कुछ अजीब था, वह दान हैंग के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सका। ऐसा लग रहा था जैसे दान हैंग के पास उसके सामने छिपाने को कुछ नहीं है, फिर भी एक रहस्यमयी धुंध ने उसके बारे में सब कुछ ढंक रखा था। तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम एम्परर की हत्या का प्रयास कर रहे हो? दाई एंसेस्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। चाहे दान हैंग की स्थिति कुछ भी हो, एक बार जब वह काफी करीब आ गया तो वह सच्चाई का पता लगा ही लेगा। दान हैंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, तो क्या तुम्हारा किसी शाही रखेल के साथ चक्कर चल रहा है? अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए चुपके से अंदर आए हो? दाई एंसेस्टर अब दान हैंग से महज 1 मीटर की दूरी पर था। वह भी नहीं, किसी ने मेरी पत्नी और मेरे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैं बदला लेने आया हूं। और अपने शिष्य को वापस ले जाने के लिए दान हैंग ने 2 टूक जवाब दिया। वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। दाई एंसेस्टर ने उपहास किया। तुम काफ़ी ईमानदार हो, लेकिन तुमने एक बात नज़रअंदाज कर दी। स्टालुओ एम्पायर में शाही परिवार के प्रति अत्यधिक सम्मान बनाए रखना चाहिए। यदि तुम उसे भूल जाते हो तो तुम अपना विनाश खुद बुला लोगे। जैसे ही उसने बात की, उसने दान हैंग का कंधा पकड़ लिया और अपनी शक्ति का एक झोंका छोड़ दिया। उसका इरादा दान हैंग की सोल पावर को बाहर निकालने का था, ताकि वह देख सके कि यह आदमी वास्तव में कितना काबिल है। हालांकि उसने कितनी भी ताकत क्यों न लगाई हो, दान हैंग अपनी जगह से नहीं हिला, उसकी सांसें तक नहीं बदलीं। दाई एंसेस्टर ने अपनी ताकत और बढ़ा दी और एक ही पल में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। फिर भी दान हैंग का कंधा धातु की तरह ठोस महसूस हुआ, पूरी तरह से अप्रभावित। इसके बजाय दाई एंसेस्टर के हाथ में दर्द होने लगा। दान हैंग के चेहरे को देखते हुए उसे दर्द का कोई संकेत नहीं मिला। क्या तुम इंसान भी हो? दाई एंसेस्टर ने सदमे में पूछा। एंड ऑफ चैप्टर। डोलो, Dan Heng just want to avoid trouble, Gu Yuina pursues. Chapter 57, You haven't graduated yet. दाई एंसेस्टर दशकों तक दुनिया भर में घूमा था और कई टाइटल डोलो से मिला था। वहाँ कई उससे अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन शारीरिक अंतर इतना अधिक नहीं होना चाहिए था, है ना? वह अब अपनी पूरी ताकत से दान हैंग के कंधे को पकड़ रहा था, लगभग अपनी ऊर्जा की हर बूंद का उपयोग करते हुए। फिर भी वह आदमी स्थिर रहा। ऐसा लग रहा था जैसे एक चींटी किसी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो। यही कारण था कि उसने ऐसा रूह कंपा देने वाला सवाल पूछा था। दान हैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मेरे पास तुम्हारे साथ फालतू समय बिताने के लिए वक्त नहीं है। एक तरफ हट जाओ। उसे अभी भी अपनी पत्नी का बदला लेना था और फिर कुछ औषधीय सामग्री लाने के लिए गॉड रेल्म की यात्रा करनी थी। दाई एंसेस्टर ने तुरंत दान हैंग का कंधा छोड़ दिया। हालांकि दान हैंग के चेहरे पर कोई क्रूरता नहीं थी और उसका स्वर शांत बना रहा, लेकिन उसके बारे में एक निर्विवाद आभा थी। एक ऐसी आभा जिसने बूढ़े को ऐसा महसूस कराया जैसे अवज्ञा का अर्थ मृत्यु होगा। उसका सामना करते हुए वह साहस कैसे जुटा सकता था? ऐसा नहीं था कि वह मौत से डरता था, बल्कि दान हैंग की उपस्थिति अजीब थी। दाई एंसेस्टर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके चेहरे की सहजता अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तुम वास्तव में कौन हो? तुम पैलेस क्यों आए हो? तुम किससे बदला लेना चाहते हो? क्या ये खत्म होने के बाद तुम चले जाओगे? स्टालुओ एम्पायर के पूर्व सम्राट के रूप में दाई एंसेस्टर अपने कठोर शासन के लिए जाना जाता था। उसका शब्द ही कानून था। लेकिन अब दान हैंग के साथ चलते हुए उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया था। उसका स्वर अजीब तरह से कोमल था। वह खुद को रोक नहीं सका, वह डरा हुआ था। एक बेजोड़ शक्तिशाली व्यक्ति उसके घर में घुस आया था, जिसकी ताकत अथाह थी। यदि वह भड़क गया तो स्टालुओ रॉयल फैमिली, जो पूरी तरह से तैयार नहीं थी, सर्वनाश का सामना करेगी। वह घबराता कैसे नहीं?
यह आपके सामने के दरवाजे पर एक परमाणु बम रखे जाने जैसा था, बात करना तो दूर, बस खुद को कांपने से रोकना ही बहादुरी का काम था। एक बार जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। दान हैंग ने भौहें सिकुड़ी और अपनी चाल तेज कर दी। इंपीरियल गार्डन, सेंट्रल पवेलियन। एम्प्रेस जू, डेविस और जू सिस्टर्स के साथ बैठी थीं, ठंडी छांव का आनंद लेते हुए जीवन फूलों की प्रशंसा कर रही थीं। इससे पहले कमरों में जू जूचिंग ने उनसे पलटकर बात करने की हिम्मत की थी। हालांकि एम्प्रेस ने उस समय कुछ नहीं कहा था, लेकिन वह गहराई से अप्रसन्न थीं। जैसे ही महल की दासियां उन्हें पंखा झल रही थीं, एम्प्रेस जू ने जू जूचिंग पर नजर डाली, जो एक गूंगे की तरह चुप रही। उसकी आंखों में एक विचारशील चमक कौंधी। जू जूचिंग ने एक बाहरी व्यक्ति की खातिर एम्प्रेस अपनी होने वाली सास की अवहेलना की थी। इसका मतलब था कि उनका रिश्ता काफी करीबी रहा होगा। जूचिंग, क्या तुम्हें अपने हालिया प्रशिक्षण में कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है? एम्प्रेस जू ने हल्के से पूछा। डेविस और जू जूयून ने भी जू जूचिंग की ओर देखा। ये स्पष्ट था एम्प्रेस जू जूचिंग को उसकी औकात दिखाने वाली थी और वे यहाँ बस तमाशा देखने आए थे। जू जूचिंग अपने होश में आए और जवाब दिया, हाँ। एम्प्रेस जू ने आगे की प्रतिक्रिया का इंतजार किया, लेकिन जू जूचिंग ने और कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे की बनावटी मुस्कान लगभग टूट गई। जैसा कि उम्मीद थी, उन्हें अपनी यह भतीजी वास्तव में पसंद नहीं थी। बुआ, जू जूयून मुस्कुराते हुए बोली, जूचिंग का साहस हाल ही में काफी बढ़ गया है। उसने मुझे द्वंद्व ड्यूअल के लिए चुनौती भी दी। वह स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रही थी। एम्प्रेस जू ने उपहास किया और जू जूचिंग की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। बुरा नहीं है, कम से कम तुम्हारे उस शिक्षक ने तुम्हें वास्तविकता का सामना करने का साहस तो दिया है। वह बहादुरी शायद तुम्हारे लिए उसका सबसे बड़ा सबक हो सकती है। एम्प्रेस के तिरस्कारपूर्ण शब्दों को सुनकर जू जूचिंग अप्रसन्न थी। उसके दिल में उसके शिक्षक सबसे अच्छे थे। उसे उनके बारे में राय बनाने का क्या अधिकार था? जू जूचिंग ने शांति से कहा, शिक्षक ने मुझे ये भी सिखाया है। जैसे ही उसने बात की, उसके पैरों के नीचे से 3 सोल रिंग्स उभरीं। जब आखिरी बैंगनी पर्पल सोल रिंग दिखाई दी, एम्प्रेस जू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उनकी गणना के अनुसार जू जूचिंग को कम से कम 13 वर्ष की आयु तक सोल एल्डर तक नहीं पहुंचना चाहिए था। तो यह क्या था? न केवल वह सोल एल्डर तक पहुंच गई थी, बल्कि उसके सोल रिंग के रंग उसके साथियों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक गहरे थे। जू जूयून की सुंदर आंखें सदमे से फड़क उठीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी छोटी बहन ने उसे चुनौती देने की हिम्मत की। वे पहले से ही एक ही रैंक पर थे। लेकिन क्यों? जू जूचिंग अभी केवल 12 साल की थी। डेविस का चेहरा काला पड़ गया। जू जूचिंग के मजबूत होने का मतलब था कि उसके चयन जीतने की संभावना कम हो गई थी। और अगर वह इतनी शक्तिशाली हो गई थी, तो उसके छोटे भाई का क्या, जो 3 साल से अधिक समय से उसकी नज़रों से ओझल था? क्या वह और भी मजबूत नहीं होगा? जैसे ही वातावरण भयानक रूप से शांत हो गया, जल्दबाजी भरे कदमों की आवाज आई। परछाइयों में छिपे गार्ड अचानक बाहर निकले और मंडप पवेलियन को घेर लिया। कुछ सेकंड बाद एक अस्त व्यस्त आकृति लड़खड़ाते हुए आगे आई। यह कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स था, जो घबराहट में हवेली मैंशन से भाग गया था। जब वह पहुंचा तो गार्ड हमला करने के बजाय हिचकिचाए। आखिरकार एक शाही चीफ बॉडीगार्ड के रूप में उसका चेहरा अच्छी तरह से जाना जाता था। एम्प्रेस जू का ध्यान उसकी ओर गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, इसका क्या मतलब है, चार्ल्स? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? चार्ल्स फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने बेसब्री से कहा, महाराज, कुछ भयानक हो गया है। उस महिला का पति, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह भयानक है, वह निश्चित रूप से मुझे मारने जा रहा है। उसके शब्द उलझे हुए थे, जैसे कि वह डर के मारे अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हो। एम्प्रेस जू ने भौहें सिकुड़ीं। इसे चुप कराओ। एक गार्ड ने आगे बढ़कर चार्ल्स के चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। दर्द ने उसे होश में ला दिया और उसने जो हुआ था उसका विवरण देना शुरू कर दिया। बेशक, उसने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ये स्वीकार करने के बजाय कि उसने जीजी को वासना भरी नज़रों से देखा था, उसने दावा किया कि उसने उसके बारे में कुछ संदिग्ध देखा था और उसे संदेह था कि शाही परिवार के खिलाफ उसके बुरे इरादे थे। झूठ की इस श्रृंखला के साथ उसने सफलतापूर्वक दान हैंग को स्टालुओ एम्पायर के खिलाफ एजेंडा रखने वाले एक भयावह साजिशकर्ता के रूप में चित्रित किया। एम्प्रेस जू ने जू जूचिंग की ओर एक जानती हुई नज़र डालने से पहले एक पल के लिए विचार किया। अब मैं समझी, जूचिंग, तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम्हारा शिक्षक कोई साधारण आदमी नहीं है। वह स्टालुओ रॉयल फैमिली के खिलाफ अपने छिपे हुए एजेंडे को पूरा करने के लिए तुम्हारा एक माध्यम के रूप में उपयोग कर रहा है। जू जूचिंग ने पलकें झपकाईं। उसके शिक्षक ऐसी किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें नीचा दिखा रही थी, बस बात यह थी कि दान हैंग इतने आलसी व्यक्ति थे। कोई आश्चर्य नहीं, जू जूयून बीच में बोली, उसके चेहरे पर झूठी चिंता थी। उस समय उन्होंने इतना बेपरवाह व्यवहार किया, उनकी साजिशें निश्चित रूप से बहुत गहरी होंगी।
यदि दान हैंग के मन में बुरे इरादे थे तो उनका पता लगाना मुश्किल होता। और अब उस कथित खतरे के साथ जो वह उन पर लाया था, सभी की निगाहें जू जूचिंग की ओर मुड़ गईं। उनकी नज़रों में दोष का संकेत था। एक बाहरी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में स्वीकार करने के उसके लापरवाह फैसले के कारण उसने इस खतरे को एक रास्ता दे दिया था। चार्ल्स, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह महल में घुसने की हिम्मत करेगा? एम्प्रेस जू ने भौहें सिकोड़ीं, लेकिन चार्ल्स शांत नहीं हो सका। दान हैंग ने उसे स्पष्ट रूप से धमकी भी नहीं दी थी, फिर भी उसे एक अंतर्ज्ञान था। दान हैंग निश्चित रूप से आएगा। महारानी, कृपया मेरी बात सुने। वहाँ कौन है? गार्ड अचानक पास के रास्ते की ओर चिल्लाए। सबने अपनी नज़रें घुमाईं। एक अकेली आकृति तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसकी आंखें चार्ल्स पर टिकी थीं। वह यहाँ है, चार्ल्स चिल्लाया। उसका शरीर सुन्न पड़ गया, हिलने डुलने में असमर्थ। एंड ऑफ चैप्टर। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगला चैप्टर भी इसी तरह तैयार करूं? डोलो, Dan Heng just want to avoid trouble, Gu Yuina pursues. Chapter 58, Meeting some friends. दान हैंग चार्ल्स के ऑर्डर का पीछा करते हुए एक पवेलियन तक पहुंचा। जैसे ही वह प्रकट हुआ, शाही रक्षकों पैलेस गार्ड्स के एक समूह ने उसका रास्ता रोक लिया। वे सभी दरबारी सोल मास्टर्स थे। एक ही पल में उन्होंने अपनी सोल पावर का प्रदर्शन किया। वे सभी कम से कम 5 सोल रिंग्स वाले सोल किंग्स थे और उनमें सबसे शक्तिशाली 8 रिंग वाला सोल डोलो था। वहीं रुक जाओ, सोल डोलो ने सख्ती से चिल्लाकर कहा। दान हैंग को देखते ही हर कोई तनाव में आ गया। चार्ल्स इतना डरा हुआ था कि वह थर थर कांप रहा था, यहाँ तक कि जमीन से रेंग कर उठने में भी असमर्थ था। शिक्षक, जू जूचिंग ने आश्चर्य और खुशी से पुकारा। एम्प्रेस जू ने दान हैंग को गौर से देखा। वह उसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। न तो उसकी ताकत और न ही उसकी भावनाओं से कुछ पता चल रहा था। दान हैंग एक अगाध खाई की तरह था। यदि ऐसा व्यक्ति स्टालुओ रॉयल फैमिली के प्रति दुर्भावना रखता तो एम्प्रेस जू को इस पर विश्वास करना अजीब तरह से कठिन लग रहा था। लेकिन साथ ही उसने इतनी निर्लजता से शाही महल में घुसपैठ की थी। अकेले ये कृत्य ही स्टालुओ रॉयल फैमिली के खिलाफ एक गंभीर अपराध था। तो तुम जूचिंग के शिक्षक हो, महल में इतनी लापरवाही से घुसना, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह एक ऐसा अपराध है जिसकी सज़ा तुम्हारे पूरे खानदान की मौत है? एम्प्रेस जू की आवाज़ शांत थी, जिसमें एक राष्ट्र की माता की गरिमा झलक रही थी। डेविस और जू जूयून दोनों उसके सामने आ गए और दान हैंग का रास्ता रोक लिया। दिखने में दान हैंग एक सुकुमार युवक जैसा लग रहा था, जिसमें कुछ भी विशेष रूप से खतरनाक नहीं था। दान हैंग ने उसकी ओर एक नज़र डाली और फिर चार्ल्स की ओर बढ़ना जारी रखा। उसी समय उसकी नज़र अपना रास्ता रोकने वाले गार्डों पर पड़ी। उसकी आंखों में कोई द्वेष नहीं था, वह बस इतना चाहता था कि वे उसके रास्ते में न खड़े हों। और फिर भी महज उस एक नज़र से गार्डों के मार्शल सोल्स तुरंत गायब हो गए और उनकी चमकती सोल रिंग्स भी उनके साथ ही लुप्त हो गईं। दान हैंग को देखते ही सबके चेहरे पर खौफ छा गया। साधारण तर्क से भी वे अब बता सकते थे दान हैंग एक पूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति पावरहाउस था। आखिरकार उनके बीच एक सोल डोलो भी था, फिर भी उसने बिना किसी प्रतिरोध के अपना मार्शल सोल खो दिया था। एम्प्रेस जू का चेहरा बुरी तरह बदल गया, उसकी पहले वाली शालीनता और कुलीनता पूरी तरह से गायब हो गई। तुम आखिर किस तरह के व्यक्ति हो? दान हैंग ने एक उंगली उठाई और उसे चार्ल्स की ओर किया। चार्ल्स तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, जैसे उसे मौत करीब आती महसूस हो रही हो। वह पागलों की तरह भीख मांगने लगा। हुजूर, कृपया मुझे माफ़ कर दें। मुझे पता है कि मैं गलत था। जब तक आप मुझे जीवित रहने देंगे, मैं प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं विनती करता हूँ। उसकी आवाज़ अचानक कट गई। नीली रोशनी की एक लकीर उसके माथे के आर पार निकल गई। चार्ल्स एक तरफ गिर गया, उसका पूरा शरीर तुरंत मकड़ी के जाले जैसी दरारों से ढंक गया। अगले ही सेकंड एक धमाके बूम के साथ वह चमकते हुए टुकड़ों में बिखर गया। काफ़ी ताकतवर एक सोल मास्टर की इतने अजीब और त्वरित तरीके से मृत्यु हो गई थी। वहाँ मौजूद हर कोई पूरी तरह हतप्रभ रह गया। जिस तरह से चार्ल्स की मृत्यु हुई, उसने उनके दिलों पर एक साया डाल दिया। यह न केवल दान हैंग की भयानक ताकत थी, बल्कि स्टालुओ रॉयल फैमिली के प्रति उसका रवैया भी था। पूरी तरह से उपेक्षा। महारानी, राजकुमार, राजकुमारियों की पत्नियां, उनके पद और ओहदे ने उन्हें सुरक्षा का कोई एहसास नहीं दिया। एम्प्रेस जू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। दान हैंग को घूरते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि मौत कितनी करीब थी। यदि दान हैंग अब उसे मारना चाहता तो वह बिना किसी प्रयास के ऐसा कर सकता था। तुम धृष्ट पागल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टालुओ पैलेस में हत्या करने की? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? एम्प्रेस जू ने दांत पीसते हुए कहा। भले ही उसे मरना पड़े, उसने शाही परिवार की गरिमा को कुचले जाने से इनकार कर दिया और वह सख्ती से चिल्लाए। दान हैंग ने अपनी नज़रें उठाईं, एम्प्रेस जू की ओर देखते हुए, या यूं कहें कि उसके बगल में खड़ी जू जूचिंग की ओर। एम्प्रेस जू कांप उठी और उसने आधा कदम पीछे खींच लिया।
अपनी ही प्रतिक्रिया पर शर्मिंदा होकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसी समय अचानक एक आवाज़ गूंजी, क्या हो रहा है? तुम सब इतने तनाव में क्यों हो? तुम लोग किस बात पर हंगामा कर रहे हो? मैं ही उसे यहाँ लाया हूँ। वह दुश्मन नहीं है। दाई पेट्रियार्क तेजी से वहां पहुंचा। ये सुनकर सभी ने चुपके से राहत की सांस ली। दाई पेट्रियार्क द्वारा लाया गया। यदि वह दाई पेट्रियार्क का अतिथि था तो डरने का कोई कारण नहीं था। एम्प्रेस जू ने दाई पेट्रियार्क को देखने के लिए मुड़कर देखा तो उसने उसकी आंख के कोने पर एक नीला निशान ब्रूज देखा, जैसे उसे पीटा गया हो। आपको क्या हुआ? दाई पेट्रियार्क दान हेंग के पास रुका, अपनी आंख के कोने को छुआ और एक गहरी सांस ली। इससे पहले वह दान हेंग की ताकत और स्वभाव का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने लापरवाही से उसे चुनौती दी थी, सिर्फ एक मुक्के से बेहोश होने के लिए। जागने के बाद वह तुरंत यहाँ भागा चला आया था। उसे डर था कि स्टालुओ रॉयल फैमिली कहीं ऐसे भयानक व्यक्ति से न टकरा जाए। सौभाग्य से वह समय पर पहुंच गया था। मैं फिसल गया था। फिर उसने चारों ओर देखा और पूछा, चार्ल्स कहाँ है? उस कमीने ने एक टाइटल डोलो का अपमान करने की हिम्मत की और यहाँ तक कि अपनी स्टालुओ कुलीन स्थिति के भरोसे इतना अपमानजनक व्यवहार किया। वह कड़ी सजा का हकदार था। एम्प्रेस जू ने दान हेंग की ओर इशारा किया और एक बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश की। उसने उसे पहले ही मार दिया है। एम्प्रेस जू ने दाई पेट्रियार्क को एक अजीब नज़र से देखा। वह इस भावना को दूर नहीं कर पा रही थी कि दान हेंग के साथ उसका रिश्ता इतना सरल नहीं था। दाई पेट्रियार्क ने सिर हिलाया। अच्छा हुआ, उस तरह की गंदगी को कभी जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। वरना कौन जानता है कि उसने हमारे स्टालुओ रॉयल फैमिली के लिए क्या मुसीबत खड़ी कर दी होती। दान हेंग, तुम्हें मुसीबत पसंद नहीं है ना? दान हेंग ने सिर हिलाया। वह महल इसलिए आया था क्योंकि चार्ल्स ने उसे क्रोधित किया था। बेशक उसने ये भी सोचा था कि क्या वह स्टालुओ रॉयल फैमिली को उकसाए बिना जू जूचिंग को घर ले जा सकता है। सौभाग्य से स्टालुओ पैलेस पहुंचते ही उसकी मुलाकात दाई पेट्रियार्क से हो गई। इसका मतलब था कि वह संभवतः अपना लक्ष्य हासिल कर सकता था। ठीक है, अब जब वह आदमी मर चुका है तो तुम और क्या करना चाहते हो? पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मेरा ही आखिरी फैसला चलता है। स्टालुओ पैलेस में मेरी बात का अभी भी वजन है ना? दाई पेट्रियार्क जोर से हंसा और एम्प्रेस जू की ओर देखा। एम्प्रेस जू उलझन में दिखी, लेकिन उसने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दाई पेट्रियार्क सब नियंत्रण में रख रहा है, लेकिन उसके व्यवहार में ज़बरदस्ती के आत्मविश्वास का एक अजीब एहसास था। जू जूचिंग, चलो, तुम अभी ग्रेजुएट नहीं हुई हो, दान हेंग ने कहा। जू जूचिंग तुरंत स्तब्ध रह गई और अविश्वास में दान हेंग को घूरने लगी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह उसे ले जाने के लिए महल तक आएगा। अभी कुछ ही पल पहले जब एम्प्रेस जू और अन्य लोगों ने उसे खारिज कर दिया था, वह एक देवता की तरह उतरा था और अब वह सीधे उसे ले जाने के लिए कह रहा था। एम्प्रेस जू ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन जूचिंग एक राजकुमारी की होने वाली पत्नी प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट है। चुप रहो, चूंकि वे गुरु और शिष्य हैं, इसलिए उसे सीखना जारी रखने के लिए उनके साथ जाना चाहिए। तुम्हारा इससे क्या लेना देना, औरत? दाई पेट्रियार्क ने तुरंत बीच में ही रोक दिया और ठंडी नज़रों से एम्प्रेस जू को घूरने लगा। एम्प्रेस जू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। महारानी होने के बावजूद उसकी सत्ता दाई पेट्रियार्क की तुलना में कुछ भी नहीं थी। तब दाई पेट्रियार्क ने दान हेंग की ओर देखा, सिर हिलाया और स्वर में लगभग एक मजाकिया बदलाव के साथ मुस्कुराया। तो कुछ और चाहिए तुम्हें? दान हेंग ने अपना सिर हिलाया और एक साधारण स्पष्टीकरण दिया। मेरा इरादा कभी भी परेशानी पैदा करने का नहीं था और न ही मैं अनावश्यक संघर्षों में उलझना चाहता हूँ। अगर मैंने आज आपको ठेस पहुंचाई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसने विनम्रता से अपने हाथ जोड़े। दाई पेट्रियार्क धीरे से हंसा। नहीं नहीं, कैसी ठेस? हम दोस्त हैं। ठीक है जूचिंग, अपने शिक्षक के साथ वापस जाओ। अगर समय मिले तो मुझसे मिलने आना। धन्यवाद। दान हेंग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ा। जूचिंग, एम्प्रेस जू ने जू जूचिंग की ओर देखा, इस उम्मीद में कि वह मना कर देगी। लेकिन जू जूचिंग ने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली। वह दान हेंग के पीछे भागती हुई चली गई। एंड ऑफ चैप्टर। डोलो, दान हेंग जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड ट्रबल, गू यूइना परस्यूज। चैप्टर 59, द डिवाइन रेल्म। पूर्वज, एंसेस्टर, ये सब क्या हो रहा है? एम्प्रेस जू ने दान हेंग और उसके शिष्य को दूर जाते हुए देखा। उसका चेहरा उलझन से भरा था और उसने तुरंत पूछा। दान हेंग ने शाही महल में घुसपैठ की थी। उसे अभी भी एंसेस्टर दाई की उपस्थिति से समझाया जा सकता था, लेकिन दान हेंग का सीधे साम्राज्य की महारानी के सामने हमला करना और अर्ल चार्ल्स को मार डालना, ये स्टालुओ एम्पायर के अधिकार को पैरों तले कुचलने से कम नहीं था। फिर भी न केवल उसे दंडित किया गया, बल्कि उसे जू जूचिंग को अपने साथ ले जाने की अनुमति भी दी गई। किसी को ये जानना चाहिए था कि जू जूचिंग शाही होने वाली पत्नी इंपीरियल कॉन्सॉर्ट थी।
ऐसे युवक के साथ उसका जाना, अगर यह बात बाहर निकली तो ये स्टार लुओ रॉयल फैमिली की प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक होगा। लेकिन उन्हें रोकने के बजाय एंसेस्टर दाई ने वास्तव में उनका समर्थन किया। एंसेस्टर दाई ने ठंडी हुंकार भरी मुड़ा और उदासीनता से कहा, किसी भी स्थिति में आज की घटनाओं का जिक्र बाहरी लोगों से नहीं होना चाहिए, और मुझे ये पता न चले कि तुम में से कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत कर रहा है। बस यह समझो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अपने दिल में एंसेस्टर दाई भी असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसे समझाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वह इस कनिष्ठ जूनियर को कैसे बता सकता था कि वह प्रतिष्ठित स्टार लुओ एंसेस्टर साम्राज्य का मुख्य स्तंभ, एक शक्तिशाली टाइटल डोलो, सिर्फ एक मुक्के से बेहोश कर दिया गया था, और प्रतिद्वंद्वी ने अपना मार्शल सोल तक प्रकट नहीं किया था। ऐसी ताकत के साथ शायद स्टार लुओ एम्पायर एक सेना के साथ उसे घेर कर मार सकता था। लेकिन अगर संघर्ष भड़क गया और उसने सीधे राजा पर हमला, डिकैपिटेशन स्ट्राइक कर दिया, तो क्या शाही परिवार वास्तव में अपना बचाव कर पाएगा? उसे रोकना, वह तो मौत को दावत देने जैसा था। सौभाग्य से दान हैंग का संघर्ष बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने बस स्थिति के साथ तालमेल बिठा लिया। जहां तक जू जूचिंग को ले जाने की बात थी, अगर इससे दान हैंग के साथ संबंध स्थापित हो सके तो यह कोई बुरी बात नहीं होगी। एम्प्रेस जू ने देखा कि एंसेस्टर दाई उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। उसकी नज़रों में असंतोष की एक झलक कौंधी। चाहे दान हैंग की ताकत कितनी भी अजीब क्यों न हो, वह ज्यादा से ज्यादा एक टाइटल डोलो ही था, एक अज्ञात शक्तिशाली व्यक्ति, और साम्राज्य को उसके लिए समझौता करना पड़ा। ये बिल्कुल अस्वीकार्य था। माँ, मैं इस दान हैंग की जांच करूंगा। महारानी ने थोड़ा सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, हालांकि वाइसी एंसेस्टर दाई के शब्दों को याद रखना, दान हैंग को पता न चले। जूयून, तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जूयून ने धीरे से जवाब दिया और पीछे रुक गई। बाकी सब तितर बितर हो गए और मंडप पवेलियन में केवल 2 महिलाएं रह गईं। खामोशी के एक पल के बाद एम्प्रेस जू बोली, जूयून, तुम्हारे और जूचिंग के बीच मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है, और अब तुमने खुद को अधिक परिपक्व और बेहतर योग्य साबित कर दिया है। जूयून की आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने जल्दी से कहा, जूचिंग, वह अभी बहुत छोटी है, अपनी जगह से अनजान है। महारानी ने उपहास किया, उसके सुंदर चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। 12 साल की उम्र अब कोई बच्चा नहीं रही। अगर उसने कोई फैसला किया है तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम अब से 5 साल बाद होने वाली प्रतियोगिता में हारो। जूचिंग को लगता है कि वह एक टाइटल डोलो शिक्षक के पीछे चलकर इस अंतर को पाट सकती है। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि उसे अपनी इस मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास हो। अब से तुम्हें शाही संसाधनों का उच्चतम स्तर प्राप्त होगा। महारानी की आवाज़ ठंडी थी। दान हैंग ने उसका, एक शाही महारानी का अपमान करने की हिम्मत की। वह इसे ऐसे ही नहीं जाने देगी। जूयून का चेहरा तुरंत उत्साह से चमक उठा और उसने जल्दबाजी में अपना आभार व्यक्त किया। महारानी के इस तरह के समर्थन के साथ उसका भविष्य व्यावहारिक रूप से सुरक्षित था। तो क्या हुआ अगर जूचिंग ने एक टाइटल डोलो का अनुसरण किया? वह एक साम्राज्य के पूर्ण समर्थन की तुलना कैसे कर सकती थी? दान हैंग ने जूचिंग को लिया और महल से बाहर निकल गया। बाहर निकलते समय उन्हें कोई बाधा नहीं मिली। एक बार बाहर निकलने पर दान हैंग उसकी ओर मुड़ा और कहा, जूचिंग, होटल वापस जाओ। मुझे अन्य मामलों पर ध्यान देना है और मैं बाद में वापस आऊंगा। तुम्हारी मालकिन मिस्ट्रेस अभी भी बेहोश है, उसका ख्याल रखना। जूचिंग अपना सिर झुकाए हुए थी। उसका दिमाग दान हैंग द्वारा अभी दिखाए गए दबदबे और प्रभावशाली उपस्थिति को बार बार याद कर रहा था। जब दान हैंग अचानक रुका तो वह लगभग उससे टकरा ही गई थी। उसकी आवाज़ सुनकर वह आखिरकार अपने ख्यालों से बाहर आए, उसकी ओर देखा और चिंता से पूछा, जी शिक्षक, लेकिन मिस्ट्रेस को क्या हुआ है? ये कुछ गंभीर नहीं है। दान हैंग ने भीड़ में ओझल होने से पहले एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया। जूचिंग ने अपने होंठ भींचे और चारों ओर देखा। हलचल भरी सड़कें लोगों से भरी थीं, फिर भी दान हैंग कहीं नजर नहीं आ रहा था। शिक्षक निश्चित रूप से मिस्ट्रेस के लिए दवा खोजने गए होंगे, है ना? उसने मन ही मन सोचा, फिर इंपीरियल पैलेस की ऊंची दीवारों की ओर मुड़कर देखा। वे दीवारें जो कभी उसका दम घोंटती थीं। जैसे ही वह होटल की ओर चली, वे दीवारें उसके पीछे छोटी होती दिखाई देने लगीं, छोटी और छोटी, जब तक कि वे बहुत पीछे नहीं छूट गईं। उसकी चाल एक तेज कदम में बदली, फिर एक दौड़ में, और अंत में वह एक उड़ती हुई परछाई बन गई। हवा की तरह वह भीड़ के बीच से निकल गई। इस क्षण वह पूरी तरह से स्वतंत्र थी। द डिवाइन रेल्म, सफ़ेद पत्थर का एक विशाल अंतहीन विस्तार बादलों के ऊपर फैला हुआ था, जिसके ऊपर एक विशाल द्वार खड़ा था। शानदार और भव्य, यह एक जबरदस्त आभा बिखेर रहा था। ये वह स्थान था जहां नश्वर लोगों, मॉर्टल रेल्म्स से आने वाले लोग द डिवाइन रेल्म में पहली बार पहुंचते थे। मूल रूप से ऐसी संरचना का अस्तित्व नहीं था।
ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन गॉड के पतन के बाद 5 ग्रेट गॉड किंग्स ने सर्वसम्मति से इस व्हाइट स्टोन प्लेटफॉर्म को स्थापित करने का निर्णय लिया था। द डिवाइन रेल्म में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को पहले यहाँ निर्देशित किया जाएगा, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि उनके आने की जानकारी हो और उचित व्यवस्था की जा सके। बेशक यह मंच कम ही खुलता था। इस युग में देवता बनना असेंडेड गॉड्स दुर्लभ होता जा रहा था। डिवाइन गेट के सामने 2 देवता खड़े थे। एक बेडॉल मोटा आदमी जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, जिसके चारों ओर भोजन का ढेर लगा था जिसे वह लालच से खा रहा था। वह गॉड ऑफ ग्लटनी था, जो 7 डेडली सिन गॉड्स में से एक था। एक फर्स्ट क्लास डेटी, एक ऐसी रैंक जो द डिवाइन रेल्म में अत्यंत दुर्लभ थी। ग्लटनी, अगर तुम्हें खाना ही है तो कम से कम शांति से खाओ। तुम्हारे चबाने की आवाज़ मुझे पागल कर रही है। उसके बगल में एक लंबा पतला आदमी खड़ा था जिसने गहरे नारंगी रंग का लबादा पहना हुआ था। उसका पूरा शरीर एक हिंसक नारंगी चमक बिखेर रहा था और उसके सिर के पीछे का प्रभामंडल पागलपन और आतंक की आभा छोड़ रहा था। रॉथ, मुझे भूख लगी है, बस सह लो, गॉड ऑफ ग्लटनी ने मासूमियत से कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी स्लॉथ के साथ इतनी पड़ती है, तुम दोनों पूरी तरह से बेकार हो। गॉड ऑफ रॉथ भड़क गया। ग्लटनी ने उसे नज़रअंदाज किया और खाना जारी रखा। ये देखकर रॉथ और भी क्रोधित हो गया। वह बड़बड़ाया, 5 गॉड किंग्स बहुत अधिक सतर्क हैं। जब ड्रैगन गॉड पागल हुआ था, हाँ, वह रहस्यमय आकृति मजबूत थी, लेकिन ऐसी घटना दोबारा होने की संभावना बहुत कम है। फर्स्ट क्लास डेटीज को यहाँ डिवाइन गेट की रक्षा के लिए क्यों तैनात किया जाना चाहिए? उसकी आवाज़ नाराजगी से भरी थी। मंच, ग्लटनी खाता रहा। रॉथ ने अपने दांत पीसे और गुर्राया, मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं उस आदमी को दोबारा देखूं। अगर हमने उस समय ड्रैगन गॉड से लड़ते हुए खुद को थका नहीं लिया होता तो वह अपनी मनमर्जी कैसे कर पाता? अब मैं यहाँ इस बेकार गेट की रखवाली कर रहा हूँ। हताशा में उसने गेट के फ्रेम पर लात मारी। बैंग! अचानक गेट के भीतर रंगों का एक घूमता हुआ भंवर प्रकट हुआ, जिससे एक शक्तिशाली स्थानिक गड़बड़ी स्पेशल डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुई। ग्लटनी ने अपना खाना निगला और आश्चर्य से गेट को घूरने लगा। रॉथ, वह एक कमाल की लात थी। रॉथ ने भौहें सिकुड़ी। ये प्रतिक्रिया, आने वाला देवता बहुत शक्तिशाली लग रहा है। एंड ऑफ चैप्टर। डोलो, डैनहेंग जस्ट वांट टू अवॉइड ट्रबल, गू यूइना परस्यूज। चैप्टर 60, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ कम्पीटिंग। कुछ गड़बड़ है। ये डिवाइन रेल्म में प्रवेश के मानदंडों के अनुकूल नहीं है। वह जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा है। गॉड ऑफ रॉथ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे समस्या का एहसास हुआ। आमतौर पर पहली बार डिवाइन गेट से गुजरने वाले देवता को इसके मानकों को पूरा करना पड़ता था। पहला, वे बहुत कमज़ोर नहीं हो सकते थे। दूसरा, उन्हें दैवीय शक्ति डिवाइन पावर का उपयोग करना पड़ता था। यदि किसी अन्य प्रकार की शक्ति ने ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश की तो डिवाइन गेट उसे रोक देता था। लेकिन अब पूरा डिवाइन गेट कांप रहा था, 7 रंगों का भंवर फैल रहा था और गेट के फ्रेम के किनारों तक खींच गया था। इसका स्पष्ट अर्थ था कि एक शक्तिशाली इकाई बलपूर्वक डिवाइन रेल्म में घुसने का प्रयास कर रही थी। गॉड ऑफ ग्लटनी ने जल्दी से अपने सामने रखा भोजन समेटा और कहा, क्या हमें इसकी सूचना 5 ग्रेट गॉड किंग्स को देनी चाहिए? रॉथ, इस आदमी की ताकत भयानक होनी चाहिए। बकवास! अगर वह डिवाइन रेल्म में घुसने की हिम्मत करता है और संयोग से मुझसे टकरा जाता है तो मैं उसे मनमानी करने की अनुमति नहीं दूंगा। गॉड ऑफ रॉथ ने तुरंत ठंडे स्वर में जवाब दिया। आगे इशारा करते हुए उसने गॉड ऑफ ग्लटनी से कहा, अगर तुम डरे हुए हो तो बस एक तरफ खड़े होकर देखो जब मैं उसे काट गिराऊंगा। गॉड ऑफ ग्लटनी ने कुछ नहीं कहा और बस एक तरफ हट गया। वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वह सच में डरा हुआ था, लेकिन द डिवाइन रेल्म में केवल 20 या 30 ही फर्स्ट क्लास गॉड्स थे जो शक्ति के शिखर पर थे। यदि गॉड ऑफ रॉथ इस घुसपैठिए को नहीं हरा सका तो खुद को लड़ाई में झोंकने का कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर यही था कि ज़रूरत पड़ने पर वह बैकअप बुलाने के लिए तैयार रहे। गॉड ऑफ रॉथ ने उपहास किया, तुम वाकई भागना जानते हो। जैसे ही गॉड ऑफ ग्लटनी कुछ बोलने वाला था, अचानक डिवाइन गेट ओवरलोड हो गया और उससे चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। दैवीय शक्ति का एक हिंसक विस्फोट हुआ, जिससे धुंध के घने बादल बाहर की ओर उमड़ने लगे। टूटे हुए डिवाइन गेट से एक आकृति बाहर निकली जो धीरे धीरे धुंध से उभर रही थी। गॉड ऑफ रॉथ दंग रह गया। इस तरह डिवाइन गेट को जबरदस्ती तोड़ने के लिए घुसपैठिए की दैवीय शक्ति कम से कम सेकंड क्लास गॉड के चरम स्तर पर होनी चाहिए थी। वह शायद फर्स्ट क्लास गॉड बनने से महज एक कदम दूर था। वहाँ कौन है? तुम्हारी डिवाइन रेल्म में घुसने और डिवाइन गेट को नष्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? गॉड ऑफ रॉथ चिल्लाया। जैसे ही धुंध छंटी, दानहेंग की आकृति सबको दिखाई देने लगी। अपने चारों ओर नज़र घुमाते हुए उसकी आंखें आखिरकार डिवाइन गेट की टूटी हुई नींव पर टिकीं। दानहेंग को थोड़ी झिझक महसूस हुई। क्या उसने डिवाइन रेल्म में पहुंचते ही उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया था? वह यहाँ एक अनचाहा मेहमान बनकर नहीं आया था। क्षमा करें,
दान हैंग ने गॉड ऑफ रॉथ की ओर देखा और ईमानदारी से माफ़ी मांगी। जैसे ही गॉड ऑफ रॉथ ने दान हैंग का चेहरा देखा, वह अपनी जगह पर जम गया, उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसने इस व्यक्ति के बारे में अनगिनत सहस्राब्दियों तक सोचा था, और अब वे आखिरकार फिर से मिल रहे थे। वही आदमी, वही जिसने सिल्वर ड्रैगन किंग को भागने दिया था और फिर गोल्डन ड्रैगन किंग को सील करने में डिवाइन रेल्म की मदद करके इसका प्रायश्चित किया था। हजारों वर्षों के बाद वह आखिरकार वापस आ गया था। गॉड ऑफ ग्लटनी ने भी उसे पहचान लिया और गहरी सांस ली। अरे रॉथ, उतावले मत बनो। यह मून ड्रिंकिंग लॉर्ड है, वह हमारा दोस्त है। हाँ दोस्त। गॉड ऑफ ग्लटनी ने सावधानी से दान हैंग को देखते हुए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। भले ही उन सभी ने उस समय ड्रैगन गॉड के साथ लड़ाई के दौरान नुकसान उठाया था, लेकिन दान हैंग द्वारा गोल्डन ड्रैगन किंग को दबाने का दृश्य अभी भी उनकी यादों में गहराई से अंकित था। शक्ति का वह स्तर निश्चित रूप से एक गॉड किंग के बराबर था। हालांकि गॉड ऑफ रॉथ ने ऐसे अभिनय किया जैसे उसने एक शब्द भी न सुना हो। वह दान हैंग पर नजरें गड़ाए हुए मुस्कुराया और बोला, मून ड्रिंकिंग लॉर्ड, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है? मुझे देखने दो कि तुम वास्तव में कितने शक्तिशाली हो। क्षमा करें, मेरा इरादा परेशानी पैदा करने का नहीं है। बात बस इतनी है कि मेरी एक दोस्त घायल है और जीवित रहने के लिए उसे एक दिव्य औषधि डिवाइन मेडिसिन की आवश्यकता है, इसलिए मेरे पास यहाँ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दान हैंग ने विनम्रता से बात की। यदि उसने डिवाइन रेल्म में लड़ाई शुरू की तो एक प्रतिद्वंद्वी को गिराने से और भी लोग खींचे चले आएंगे। उसे डिवाइन रेल्म में लड़ते हुए आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस जितनी जल्दी हो सके दिव्य औषधि प्राप्त करना चाहता था और गु युइना को बचाने के लिए डोलो कॉन्टिनेंट वापस जाना चाहता था। लेकिन गॉड ऑफ रॉथ ने अपना हाथ लहराया, जिससे दैवीय ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसने उसके चारों ओर एक दिव्य तूफान खड़ा कर दिया। अपनी सांसें बचाओ, आज मैं तुम्हारी ताकत की परीक्षा लूंगा। गॉड ऑफ रॉथ दहाड़ा। उसने दान हैंग के स्पष्टीकरण को सुनने से इनकार कर दिया। वह गॉड ऑफ रॉथ था। जब क्रोध हावी हो जाए तो पीछे हटने का क्या कारण हो सकता था? उसने तुरंत अपनी दैवीय शक्ति छोड़ी, जो एक राक्षसी नीले चेहरे वाले प्राणी में बदल गई, जिसके बड़े बड़े दांत थे, और उसने दान हैंग को काटने के लिए अपना विशाल मुंह खोला। दान हैंग फुर्ती से हट गया, उसने उस प्राणी के हमले को चकमा दे दिया। एक फर्स्ट क्लास गॉड की ताकत वास्तव में दुर्जेय थी। हालांकि वे किसी तारे को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन पर्याप्त समय मिलने पर वे आसानी से एक ग्रह की सभ्यता को मिटा सकते थे। दान हैंग के हाथ में एक सियान रंग का भाला प्रकट हुआ, वह हथियार जिसे जियो क्लाउड पियर्सर के नाम से जाना जाता था। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और गॉड ऑफ रॉथ से पूछा, गॉडेस ऑफ लाइफ का महल कहाँ है? अगर तुम में हिम्मत है तो भागना बंद करो। मून ड्रिंकिंग लॉर्ड, क्या तुम वही नहीं थे जिसने गोल्डन ड्रैगन किंग को दबाया था? वह आदमी कम से कम एक चरम फर्स्ट क्लास गॉड था, यदि गॉड किंग नहीं। इतने सालों के बाद मुझे मत बताना कि तुम में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। गॉड ऑफ रॉथ पागलों की तरह हंसा। दान हैंग ने एक गहरी सांस ली और हिचकिचाना बंद कर दिया। एक पल में वह सियान रोशनी की एक लकीर में बदल गया और गॉड ऑफ रॉथ की ओर लपका। नीले चेहरे वाला, नुकीले दांतों वाला वह प्राणी पानी की लहरों की तरह बिखर गया जैसे ही वह दान हैंग के जी यूं भाले से टकराया। गॉड ऑफ रॉथ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी दैवीय शक्ति छिन भिन्न हो रही है। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, फिर भी यह एक ही पल में हो गई। सियान रोशनी की एक चमक, और वह राक्षसी प्राणी मौके पर ही गायब हो गया। दान हैंग का जी यूं भाला अपनी दिशा में बढ़ता रहा और गॉड ऑफ रॉथ के कंधे को भेद गया। भाला आर पार हो गया और उसकी बांह के दूसरी तरफ से निकला। उस एक हमले ने गॉड ऑफ रॉथ की दैवीय शक्ति को पूरी तरह से सील कर दिया। दान हैंग ने धीरे से अपना भाला निकाला और हल्के से सांस छोड़ी। भले ही गॉड ऑफ रॉथ ने उसे कम करके आंका था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह तुरंत अपना सब कुछ झोंक देगा, दान हैंग ने शुरुआत से ही इस लड़ाई को गंभीरता से लिया था। अन्यथा एक अनुभवी फर्स्ट क्लास गॉड को वश में करना संभव नहीं होता। अपनी दैवीय शक्ति सील होने के साथ गॉड ऑफ रॉथ अब एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभी कुछ पल पहले वह उत्साहपूर्वक दान हैंग को चुनौती दे रहा था, और अगले ही पल वह बुरी तरह हार गया। अगर यह बात बाहर निकली तो क्या वह विश्वास से परे अपमानित नहीं होगा? वह जितना अधिक इसके बारे में सोचता उतना ही क्रोधित होता गया। उसके शरीर पर एक गहरी लाल रोशनी टिमटिमाने लगी। गॉड ऑफ ग्लटनी धीरे से हंसा। रॉथ, मैंने तुमसे कहा था कि इतने उतावले मत बनो। मून ड्रिंकिंग लॉर्ड, आप दिव्य औषधि की तलाश कर रहे हैं, तो क्या आपको गॉडेस ऑफ लाइफ को नहीं ढूंढना चाहिए? दान हैंग ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वह वही है। वे दोनों हाल ही में साथ ही रहे हैं। गॉड ऑफ ग्लटनी ने अपना पेट थपथपाया और मुस्कुराया। धन्यवाद।
दान हैंग ने सिर हिलाया, फिर प्रकाश की एक लकीर में बदलकर द डिवाइन रेल्म की गहराई में चला गया। गॉड ऑफ रॉथ ने अपने दांत पीसे। ग्लटनी, तुम्हारी गरिमा कहाँ है? तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। गॉड ऑफ ग्लटनी ने कंधे उचकाए। हम 7 डेडली सिंह गॉड्स में मैं सबसे कमज़ोर हूँ। अगर तुम उसे नहीं हरा सके तो मैं बीच में आकर क्या हासिल कर लेता? बस खुद को मरवा लेता। गॉड ऑफ रॉथ के पास कहने को कुछ नहीं था। उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने आत्मविश्वास के साथ दान हैंग को चुनौती दी थी, सिर्फ पल भर में हारने के लिए। क्या एक फर्स्ट क्लास गॉड और एक गॉड किंग के बीच का अंतर वाकई इतना विशाल था? गॉड ऑफ ग्लटनी ने आगे कहा, मैंने इसकी सूचना गॉड किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन को दे दी है। डिवाइन रेल्म में चीज़ें अब दिलचस्प होने वाली हैं। एंड ऑफ चैप्टर। डोलो, Dan Heng just want to avoid trouble, Gu Yuina pursues. Chapter 61, See God. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हालांकि दान हैंग ने गोल्डन ड्रैगन किंग को दबाने में डिवाइन रेल्म की मदद की थी, लेकिन वहां उसके बहुत अधिक दोस्त नहीं थे। वास्तव में, कुछ देवता उसके प्रति द्वेष रखते थे। उनमें सबसे प्रमुख गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। जब दान हैंग ने गोल्डन ड्रैगन किंग को सील कर दिया, तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसे भी खत्म करने का प्रस्ताव दिया था। गॉड ऑफ ईवल, जो हमेशा तमाशा देखने के लिए उत्सुक रहता था, दान हैंग को बुरी नीयत से देखता था। ये केवल गॉडेस ऑफ लाइफ और गॉड ऑफ काइंडनेस के कड़े विरोध के कारण था कि डिवाइन रेल्म ने अंततः दान हैंग के प्रति अपनी शत्रुता छोड़ दी। आखिरकार, डिवाइन रेल्म के दृष्टिकोण से यदि दान हैंग ने अचानक हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो ड्रैगन गॉड की आपदा बहुत पहले समाप्त हो गई होती। क्या वे अब भी एक भागे हुए खतरे से जूझ रहे होते? इसलिए, हालांकि दान हैंग गॉडेस ऑफ लाइफ की तलाश में डिवाइन रेल्म आया था, लेकिन उसकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी। यदि वह उससे मिलता तो युद्ध अपरिहार्य होता। डिवाइन रेल्म में एक दिन डोलो कॉन्टिनेंट के पूरे 1 साल के बराबर था। उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। इसलिए उसने एक पुराने मित्र से मिलने का फैसला किया। डिस्ट्रक्शन पैलेस। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक क्रिस्टल गोले के सामने खड़ा था, जिसके चारों ओर अन्य 7 डेडली सिंह गॉड्स मौजूद थे। उस गोले के भीतर डिवाइन रेल्म के केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली का एक प्रक्षेपण प्रोजेक्शन था, जो क्षेत्र में किसी भी असामान्य घटना को प्रकट करने में सक्षम था। एक बाहरी व्यक्ति डिवाइन रेल्म में घुस आया है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसने ठंडे स्वर में कहा। उसका पूरा शरीर एक गहरे बैंगनी रंग के लबादे क्लोक के भीतर छिपा हुआ था। उसका सिर ढका हुआ था, जिससे केवल 2 चमकते हुए लाल गोले अंदर टिमटिमा रहे थे। उसका चेहरा ओझल था। तभी एक संदेश आया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और 7 डेडली सिंह गॉड सभी को ग्लटनी गॉड से खुफिया जानकारी प्राप्त हुई। मून ड्रिंकिंग लॉर्ड वापस आ गया था। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर मुड़ गईं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लबादे के नीचे से एक भयानक आभा और निकलने लगी। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उसके उत्साह को महसूस कर सकता था। अच्छा, बहुत अच्छा, वह कमीना आखिरकार आ ही गया, और वह गॉडेस ऑफ लाइफ के बारे में पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। गॉडेस ऑफ लाइफ उसकी पत्नी थी, उसकी अनन्य संपत्ति। वह किसी भी आदमी को उसे चाहने की अनुमति नहीं दे सकता था, और दान हैंग निस्संदेह वह व्यक्ति था जिसने जानबूझकर इस सीमा का उल्लंघन किया था। गॉडेस ऑफ लाइफ की दया और करुणा का उपयोग करते हुए उसने उसे परेशान करने की हिम्मत की थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आभा में क्रोध को महसूस करते हुए 7 डेडली सिंह गॉड्स ने बुद्धिमानी से चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर तक क्रूरता से हंसने के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने कठोरता से आदेश दिया, तुरंत पता लगाओ कि मून ड्रिंकिंग लॉर्ड कहाँ है। मैं यहाँ उसका इंतजार करूंगा। आदेश मिलते ही 7 डेडली सिंह गॉड्स प्रकाश की किरणों में बदल गए और ओझल हो गए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद से बड़बड़ाया, लूनर सॉवरन, बेहतर होगा कि तुम लिटिल ग्रीन से गुप्त रूप से मिलने की कोशिश न करो, वरना तुम खत्म हो। दान हैंग कभी डोलो कॉन्टिनेंट में समुद्र पार रहता था, जहां उसकी दोस्ती किसी से हुई थी। वह आदमी इतना उत्साही था कि वह लगातार दान हैंग से चिपका रहा, और अंततः दोनों करीबी दोस्त बन गए। डोलो कॉन्टिनेंट पर इस मित्र को एक दुर्लभ प्रतिभा माना जाता था, जो कुछ ही समय में रैंक 100 पर पहुंच गया और देवता बन गया। दान हैंग के साथ 1000 साल बिताने के बाद उसका नश्वर शरीर सड़ने लगा और उसकी दिव्य आत्मा अस्थिर होने लगी। उसे स्वर्गीय ऊर्जा की आवश्यकता थी और इस तरह वह द डिवाइन रेल्म में चला गया। तब से वे दोनों फिर कभी नहीं मिले थे। डोलो कॉन्टिनेंट के समय प्रवाह के आधार पर इसमें दसियों हजार साल बीत चुके थे। उसका नाम था पोसाइडन। जैसे ही दान हैंग द डिवाइन रेल्म के ऊपर से उड़ा, उसने एक शंख कॉन्च शेल निकाला जो पोसाइडन का प्रतीक चिन्ह था। इसके साथ वह पोसाइडन के स्थान को महसूस कर सकता था, इसलिए उसने पूरी गति से उस दिशा का अनुसरण किया। कुछ ही क्षणों बाद वह एक ऐसे महल में पहुंचा जहां नीले रंग की प्रधानता थी। जैसे ही वह करीब पहुंचा, महल के चारों ओर एक जल अवरोधक वाटरी बैरियर खड़ा हो गया। इसने उसे बाहर रखने की कोशिश की।
इस अवरोध में शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा थी जो आकाश के साथ सहजता से घुल मिल गई थी। इस अवरोध को बनाए रखने वाले ऊर्जा स्तर का अनुमान लगाते हुए दान हेंग ने निर्णय लिया कि यह गॉड ऑफ रॉथ से भी अधिक मजबूत था। दान हेंग ने अपने अजूर क्लाउड स्पीयर से धीरे से उस अवरोध पर प्रहार किया। वह जल कवच एक पल के लिए रुका, फिर अगले ही सेकंड वह चकनाचूर हो गया। वहाँ कौन है? अचानक हवा में एक आकृति प्रकट हुई। वह नीला हरा कवच पहने हुए एक लंबा आदमी था जिसने अपने हाथ में एक ट्राइडेंट पकड़ा हुआ था और वह समुद्र की लहरों के ऊपर खड़ा था। जैसे ही उसकी नज़र दान हेंग पर पड़ी, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। पलक झपकते ही वह दान हेंग के सामने था और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। भाई, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आ गए। दान हेंग इस तरह के अत्यधिक उत्साह से असहज महसूस कर रहा था, उसने उसे दूर धकेल दिया। पोसाइडन, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। हाँ, यह आदमी कोई और नहीं बल्कि पोसाइडन यानी सी गॉड था, एक दोस्त जिससे दान हेंग की मुलाकात डोलो कॉन्टिनेंट पर हुई थी। पोसाइडन ने नाटक करते हुए एक गहरी आह भरी। आह, तुम कितने सीधे और कितने बेदर्द हो। मुझे बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने उस समय द डिवाइन रेल्म में तुम्हारे द्वारा मचाए गए हंगामे के बारे में सब सुना है। उसने दान हेंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने महल के अंदर ले गया। द डिवाइन रेल्म में कोई नौकर नहीं थे, जिससे ये डरावनी हद तक शांत था। हालांकि प्रथम स्तर के देवता आरोहण असेंशन के समय अपने साथ एक नश्वर को ला सकते थे, लेकिन पोसाइडन ने ऐसा नहीं किया था क्योंकि दान हेंग की इसमें कोई रुचि नहीं थी। इस प्रकार इस भव्य सी गॉड्स पैलेस में केवल वही रहता था। एक कक्ष के भीतर पोसाइडन ने व्यक्तिगत रूप से दान हेंग के लिए चाय परोसी। अंदर आते समय दान हेंग ने संक्षेप में स्थिति समझाई। तो तुम्हें एक ऐसी दिव्य औषधि डिवाइन मेडिसिन चाहिए जो कम से कम प्रथम स्तर के देवता की चोटों को ठीक करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो, और अगर तुम्हें वह नहीं मिली तो तुम गॉडेस ऑफ लाइफ की तलाश करोगे। पोसाइडन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। दान हेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। गु युइना के घाव वास्तव में इससे भी अधिक गंभीर थे। हालांकि उसका लक्ष्य उसे पूरी तरह से ठीक करना नहीं था। जब तक उसकी स्थिति स्थिर हो सके और उसका दर्द कम हो जाए, वही काफ़ी होगा। दान हेंग ने आगे कहा, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ टकराव से बचना चाहता हूं और समय की बर्बादी कम करना चाहता हूं। हाँ, वह आदमी बेहद संकीर्ण सोच वाला पैटी है। दान हेंग, जब तक तुम गॉडेस ऑफ लाइफ से अकेले मिलने की कोशिश करोगे, वह तुम्हें निशाना बनाएगा। लेकिन मैं ध्यान भटकाने डाइवर्शन के लिए कुछ कर सकता हूँ। पोसाइडन ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। ठीक है, दान हेंग मान गया। पोसाइडन ने अचानक अपनी आंखें सिकुड़ी और उत्सुकता से दान हेंग की जांच करने लगा। मुझे बताओ दान हेंग, मेरे ऊपर आने के बाद क्या तुमने कोई और करीबी दोस्त बनाया है? कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि तुम उसके लिए द डिवाइन रेल्म तक चले आए? तुमने दसियों हजार सालों तक अपने पुराने दोस्त से मिलने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन अब तुम अचानक किसी और के लिए यहाँ प्रकट हो गए। पोसाइडन जलन से भरा हुआ था और शक की नज़रों से दान हेंग को देख रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी, निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। दान हेंग चुप रहा। अगर वह ईमानदारी से जवाब देता तो पोसाइडन निश्चित रूप से उस पर अंतहीन सवालों की बौछार कर देता। पोसाइडन दान हेंग के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और अचानक उसके करीब आ गया। दान हेंग, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, है ना? तुम्हारे लिए मैं डिवाइन किंग्स को नाराज करने का जोखिम भी उठा सकता हूँ, और फिर भी तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। पोसाइडन ने अपनी आवाज़ में शिकायत भरते हुए कहा। दान हेंग अविचलित रहा। जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। ठीक है, ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगे। इससे पहले कि पोसाइडन अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक महल के बाहर दिव्य ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। सी गॉड, क्या तुम यहाँ हो? एंड ऑफ चैप्टर। डोलो, दान हेंग जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड ट्रबल, गु युइना परस्यूज। चैप्टर 62, बिकॉज यू आर वीक। सी गॉड, क्या तुम यहाँ हो? बाहर से आवाज़ सुनकर पोसाइडन ने तुरंत दान हेंग को इशारा किया। दान हेंग एक छोटे अजूर ड्रैगन, नीले ड्रैगन में बदल गया और महल के एक स्तंभ के चारों ओर लिप गया। उसका रंग फीका पड़ गया, जिससे वह बिल्कुल एक मूर्ति जैसा दिखने लगा। कुछ क्षणों बाद दो महिलाएं अंदर आईं। दोनों से एक दमनकारी या उन्मादपूर्ण आभा निकल रही थी, फिर भी उनकी उपस्थिति बिल्कुल अलग थी। उनमें से एक उभरी हुई बाहों वाली एक बदसूरत महिला थी, जिसकी आंखें अंतहीन नाराजगी और ईर्ष्या से भरी थीं। वह बेहद बदसूरत थी, एक आंख बड़ी, दूसरी छोटी, चपटी नाक और चौड़ा मुंह। वह छोटी और कुबड़ी थी, जिसका एक कंधा दूसरे से ऊंचा था। दूसरी एक लंबी महिला थी, जिसका चेहरा सफ़ेद नकाब के पीछे छिपा था, लेकिन उसकी चमकती, मोहक आंखें किसी की आत्मा चुराने में सक्षम लग रही थीं। उसका सुडौल शरीर मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, जो भीतर गहरी इच्छाओं को जगाता था। वे कोई और नहीं बल्कि गॉड्स ऑफ एनवी और लस्ट थीं, जो सेवन सिंस गॉड्स में से दो थीं। एनवी गॉड ने पोसाइडन को घूरते हुए पूछा, सी गॉड, क्या तुम्हें किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास हुआ है?
इस बीच लस्ट गॉड लापरवाही से बैठ गई और उसने वही चाय का प्याला उठा लिया जो पोसाइडन ने दानहेंग के लिए परोसा था। पोसाइडन के चेहरे के भाव सख्त हो गए, वह सफाई करना भूल गया था। लेकिन अगले ही पल उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को संभाला और एक चंचल बेपरवाह मुस्कान बिखेरी। एक बाहरी व्यक्ति, क्या ऐसा हो सकता है कि डिवाइन रेल्म को आखिरकार कोई नया सदस्य मिल रहा है? उसने उत्साह का नाटक करते हुए कहा। ये जगह बहुत बेजान रही है। एक नवागंतुक न्यूकमर बहुत अच्छा होगा। कम से कम मुझे खुद से बात नहीं करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मुझे स्प्लिट पर्सनैलिटी होने वाली है। उसने नाटकीय रूप से आह भरी और लस्ट गॉड के बगल में बैठ गया, चाय का दूसरा प्याला उठाया और एक घूंट भरा। फिर लस्ट गॉड की ओर मुड़ते हुए उसने छेड़ा, लस्ट, मैंने पहले ही उस प्याले से पिया था। आशा है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। लस्ट गॉड धीरे से हंसी और चाय के प्याले को अपने होठों तक ले गई, जानबूझकर उसकी सुगंध की एक धीमी गहरी सांस ली। मुझे बुरा क्यों लगेगा? उसने कामुक स्वर में कहा। भले ही तुम डिवाइन रेल्म में लंबे समय से न रहे हो, लेकिन तुम जल्दी ही फर्स्ट क्लास गॉड बन गए। यहाँ तक कि एसूर गॉड किंग भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करते हैं। मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ। तुम्हारे साथ एक प्याला साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उसकी आवाज़ कोमल, चुंबकीय और भारी थी। जिस भी पुरुष ने इसे सुना उसे अपना दिल पिघलता हुआ महसूस होगा। उसकी इच्छा के आगे झुकने की एक अदम्य लालसा जागेगी। एनवी गॉड ने ठंडी हुंकार भरी। बस करो लस्ट, इतनी बेशर्मी से पेश आना बंद करो। हम यहाँ बाहरी व्यक्ति का पता लगाने आए हैं। अगर तुम सी गॉड को रिझाना चाहती हो तो बाद में करना। लस्ट गॉड ने अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और धीरे धीरे चाय के प्याले के किनारे को चाटा। ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसकी हरकतें बिना किसी जल्दबाजी के थीं, जैसे कि वह पोसाइडन के लिए कोई तमाशा कर रही हो। आह एनवी, तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? उसने नाटकीय रूप से आह भरी। वैसे सी गॉड, तुम फिर से किस निचले लोअर रेल्म से आए हो? उसने पोसाइडन पर अपनी मोहक आंखें मटकाईं। पोसाइडन ने अपनी प्रतिक्रिया छिपाने की कोशिश करते हुए जल्दी से एक पैर दूसरे पर रख लिया। उसी समय उसने लस्ट गॉड के प्रभाव का विरोध करते हुए अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को दबाने के लिए चुपचाप अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। द डोलो कॉन्टिनेंट, उसने एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन आंतरिक रूप से उसने कोसा, लस्ट गॉड वास्तव में एक जादूगरनी है। वह लोगों को लुभाने में बहुत माहिर है। मुझे उससे दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है, वरना मैं किसी दिन उसके जाल में फंस सकता हूँ। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी जल्दी फर्स्ट क्लास गॉड बन गए। द डोलो कॉन्टिनेंट आखिरकार इस दुनिया के निचले लोगों का केंद्र है। लस्ट गॉड ने एक जानती हुई मुस्कान के साथ विचार किया। हाँ, पोसाइडन ने अजीब तरह से सिर हिलाया। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे कुछ भनक लग गई है। बहुत हुआ, एनवी गॉड चिल्लाए। अगर तुम सी गॉड के साथ इश्कबाजी करना चाहती हो तो अपने समय पर करो। मैं जा रही हूँ। क्या तुमने अभी तक पर्याप्त पुरुष देवताओं को नहीं देखा है? तुम बहुत गिरी हुई हो। वह अपनी एड़ी पर मुड़ी और ईर्ष्या से जलती हुई बाहर निकल गई। लस्ट गॉड जल्दी से उठी और उसके पीछे चल दी। ओह, चलो भी एनवी, मेरा इंतजार करो। गुस्सा मत हो। जैसे ही दोनों देवताओं की उपस्थिति फीकी पड़ी, पोसाइडन ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन उसके पैर अभी भी एक दूसरे पर टिके हुए थे। उसके भीतर जो दिव्य वासना जागी थी वह इतनी आसानी से दूर होने वाली नहीं थी। उस क्षण स्तंभ के चारों ओर लिपटा अजूर ड्रैगन का पुतला जीवित हो उठा, धीरे से जमीन पर उतरा और वापस दानहेंग के रूप में आ गया। हमें जल्दी काम करना होगा। क्या तुम संभल सकते हो? दानहेंग ने पोसाइडन की ओर हल्के तिरस्कार से देखते हुए पूछा। पोसाइडन ने तुरंत विरोध किया। दानहेंग, ये किस तरह की नज़र है? मैं बस लस्ट गॉड द्वारा प्रलोभित किया गया था। कोई भी पुरुष उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। जब तुम उसके जैसे किसी के पास होते हो तो तुम विरोध करने के बारे में सोचते भी नहीं हो। तुम बस उसकी आज्ञा मानना चाहते हो। अगर तुम्हारी जगह में होता तो तुम मुझसे भी ज्यादा घबरा जाते। मैंने ज्यादातर पुरुषों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। पोसाइडन ने गर्व से घोषणा की। जो भी हो, चलो चलें, उन्हें दूर ले जाओ, या दानहेंग ने शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, महल में एक मधुर हंसी गूंज उठी। हे, मुझे पता था कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। सी गॉड पोसाइडन, तुम एक बाहरी व्यक्ति के साथ साजिश रच रहे हो। मंदिर के प्रवेश द्वार पर चुपचाप एक आकृति प्रकट हुई। ये लस्ट गॉड थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से एनवी गॉड के साथ चली गई थी, लेकिन उसने स्थिति पर नजर रखने के लिए गुप्त रूप से अपना एक क्लोन पीछे छोड़ दिया था। पोसाइडन ने असहाय होकर दानहेंग की ओर देखा और आत्मसमर्पण में अपने हाथ फैला दिए। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। अगले ही क्षण दानहेंग के हाथ से तेज गति में एक नीली रोशनी निकली। इससे पहले कि कोई उसका रास्ता देख पाता, एक अजूर ड्रैगन के आकार का पानी जैसा रिबन पहले ही लस्ट गॉड के चारों ओर कसकर लिप गया था। उसकी दिव्य शक्ति तुरंत सील कर दी गई।
उसी समय दान हेंग का रूप बदल गया और उसका ट्रू फॉर्म असली रूप प्रकट हुआ। उसके छोटे बाल उसके कंधों से आगे बढ़ गए, जिनके सिरे जेड ग्रीन रंग में बदल रहे थे। उसके माथे से दो क्रिस्टल जैसे जेड रंग के ड्रैगन सींग निकल आए, उसके कान नुकीले हो गए और उसकी आंखों पर लाल आई शेडो सज गया। उसकी पुतलियां नीले और सफ़ेद रंग के अलौकिक मिश्रण के साथ चमक रही थीं। पोसाइडन की आंखें फटी रह गईं और उसने दान हेंग को एक बड़ा थम्स अप अंगूठा दिखाया। प्रभावशाली। वह अच्छी तरह जानता था कि लस्ट गॉड का आकर्षण कितना भयानक था। उसे दैवीय शक्ति का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी, बस उसकी प्राकृतिक उपस्थिति ही एक पुरुष की गहरी प्रवृत्तियों को जगा सकती थी। और फिर भी दान हेंग ने क्या किया? उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कार्रवाई की, उसकी सुंदरता से पूरी तरह विचलित हुए बिना। दान हेंग के वर्तमान स्वरूप को देखकर पोसाइडन केवल सदमे में ही रह गया। लस्ट गॉड भी दंग रह गई। उसका इरादा उन्हें थोड़ा और चिढ़ाने का था, लेकिन अब वह पूरी तरह से काबू में थी। उसकी आंखों में बनावटी शिकायत के आंसू भर आए। मून ड्रिंकिंग लॉर्ड, तुम इतने कठोर क्यों हो रहे हो? मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ, तुम्हें पता है। जब मुझे तुम्हारी उपस्थिति का एहसास हुआ तो मैंने उस बुढ़िया एनवी को बताया तक नहीं। पोसाइडन सहज ही बीच में बोल पड़ा, हाँ दान, तुम्हें कम से कम उसकी दयालुता की सराहना करनी चाहिए। दान हेंग ने भौहें सिकुड़ी। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। पोसाइडन ने असहाय होकर आह भरी। इस तरह के व्यक्तित्व के साथ दान हेंग शायद हमेशा कुंवारा ही रहेगा। खैर, चूंकि वह पहले से ही यहाँ है तो चीज़ें और आसान हो गई हैं। एंड ऑफ चैप्टर। डोलो, Dan Heng just want to avoid trouble, Gu Yuina pursues. Chapter 63, Goddess of Life. Goddess of Life का महल अचानक काले प्रकाश की एक लकीर बाहर निकली। एक विशाल आभा समेटे हुए वह तेजी से एक निश्चित दिशा में चली गई। बादलों के समुद्र के बीच दान हेंग चुपचाप ये दृश्य देख रहा था। वह काली आकृति कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। योजना के अनुसार सी गॉड पोसाइडन को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बाहर लुभाना था, जिससे दान हेंग को गॉडेस ऑफ लाइफ से मिलने का अवसर मिल सके। एक बार जब उसने पुष्टि कर ली कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चला गया है तो दान हेंग तेजी से गॉडेस ऑफ लाइफ के महल में दाखिल हुआ। जैसे ही वह मुख्य हॉल में कदम रखने वाला था, एक आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। वह गहरे बैंगनी रंग के कवच में लिपटा एक व्यक्ति था, जिसका पूरा शरीर एक चलते फिरते किले जैसा लग रहा था, जिससे एक दुर्जय उपस्थिति झलक रही थी। हालांकि उसे भी प्रथम स्तर के देवता फर्स्ट लेवल गॉड के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन उसकी ताकत स्पष्ट रूप से सी गॉड से भी अधिक थी। दान हेंग ने उसे पहचान लिया। वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का विश्वसनीय अधीनस्थ गॉड ऑफ रुइन था। जब वे गोल्डन ड्रैगन किंग के खिलाफ लड़े थे तब दान हेंग ने उसके साथ मिलकर युद्ध किया था। यदि दान हेंग ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो गॉड ऑफ रुइन गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया होता, शायद घातक रूप से। तुम आ गए, मून ड्रिंकिंग लॉर्ड। गॉड ऑफ रुइन की आवाज़ गहरी और भारी थी, उसकी लाल आंखें दान हेंग पर टिकी थीं। दान हेंग ने सीधे जवाब दिया, मैं गॉडेस ऑफ लाइफ से दिव्य औषधि चाहता हूँ, बस इतना ही। एक तरफ हट जाओ। गॉड ऑफ रुइन ने आह भरी। अचानक उसके हाथ में एक लंबा भला प्रकट हुआ और उसने कहा, यिन युकून, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। अगर उस समय तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मर चुका होता। लेकिन मुझे गॉड किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्रति वफादार रहना होगा। यदि तुम गॉडेस ऑफ लाइफ को देखना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। गॉड ऑफ रुइन के चारों ओर युद्ध की भावना प्रज्वलित हो गई। वह पूरी तरह गंभीर था, उससे लाल दिव्य प्रकाश निकल रहा था। दान हेंग ने जी स्पीयर पर अपनी पकड़ मजबूत की, उसे झुंझलाहट महसूस हुई। गॉड ऑफ रुइन जैसे चरम प्रथम स्तर के देवता से निपटना, विशेष रूप से आमने सामने के मुकाबले में, इसका मतलब था कि उसके लिए भी प्रतिद्वंद्वी को घातक चोट पहुंचाए बिना तुरंत गिराना असंभव था। इसके अलावा अगर मामला बढ़ गया और पैलेस ऑफ लाइफ नष्ट हो गया तो यह अलग बात है कि गॉडेस ऑफ लाइफ इसे बुरा मानेगी या नहीं, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन निस्संदेह पागल हो जाएगा और उससे मरते दम तक लड़ेगा। दान हेंग ने गॉड ऑफ रुइन पर अपनी नज़रें टिका दी, उसकी सुरक्षा में किसी भी कमजोरी की तलाश की। उसे कम से कम समय में उसे हराने की ज़रूरत थी। इस बीच गॉड ऑफ रुइन, जिस पर नज़रें टिकी थीं, उसे अचानक अपने पूरे जीवन के सबसे बड़े संकट का अनुभव हुआ। यहाँ तक कि जब वह गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा लगभग चकनाचूर कर दिया गया था, तब भी उसने कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। अब उसे यकीन था दान हेंग की ताकत गोल्डन ड्रैगन किंग से भी आगे निकल गई थी। दान हेंग निस्संदेह एक गॉड किंग के स्तर तक पहुंच गया था। रुको, एक आवाज़ ने बीच में रोका। मून ड्रिंकिंग लॉर्ड मेरा मित्र है। गॉड ऑफ रुइन, तुम उसे बाधित नहीं करोगे। यदि डिस्ट्रक्शन वापस आए तो उससे कहो कि हस्तक्षेप न करे, अन्यथा मैं अप्रसन्न होंगी। उसी समय हरे रंग की पोशाक पहने एक देवी ने महल के दरवाजे खोले और उन दोनों से बात की। उनके बीच का तनावपूर्ण माहौल तुरंत शांत हो गया। दान हेंग तेजी से भव्य हॉल में दाखिल हुआ। गॉड ऑफ रुइन थोड़ा झुका और बोला, जैसी आपकी आज्ञा।
साथ ही उसने मन ही मन राहत की सांस ली। कोई नहीं जानता था कि दान हैंग का सामना करते समय उसने अभी किस डर का अनुभव किया था। विशेष रूप से जब दान हैंग चिड़चिड़ा हो गया, उसे वास्तव में लगा कि वह किसी भी क्षण मर सकता है। अब वह खुद को भाग्यशाली मान रहा था कि गॉडेस ऑफ लाइफ ने समय रहते हस्तक्षेप कर दिया। अगर असली लड़ाई छिड़ जाती तो परिणाम अकल्पनीय होते। नहीं, मुझे अपनी देव पदवी गॉड पोजीशन किसी और को सौंपने का अवसर तलाशना होगा। ये बहुत खतरनाक है। गॉड ऑफ रूइन ने इस विचार पर अपना सिर हिलाया। दान हैंग और गॉडेस ऑफ लाइफ साथ साथ मंदिर के अंदर चले गए। अंदर एक प्राचीन वृक्ष था जो जीवन की तीव्र आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं हरी भरी थीं और पत्तियां जीवंत हरी थीं। यहाँ एक नश्वर व्यक्ति द्वारा हवा की एक सांस लेना भी उसे सभी बीमारियों से मुक्त कर सकता था। मून ड्रिंकिंग लॉर्ड, पिछली बार जब हम मिले थे तब से बहुत समय बीत चुका है। डिवाइन रेल्म के सभी देवता तुम्हारी दयालुता को याद करते हैं। यहाँ तुम्हारा हमेशा स्वागत है। गॉडेस ऑफ लाइफ धीरे से मुस्कुराए, उनके भाव गर्मजोशी और मित्रता से भरे थे। दान हैंग एक पल के लिए चुप रहा। डिवाइन रेल्म में अपने अनुभवों के बारे में सोचते हुए क्या सच में उसका स्वागत किया गया था। दान हैंग ने कहा, गॉडेस ऑफ लाइफ, मैं एक दिव्य औषधि मांगने आया हूँ। उसने संक्षेप में गु युइना की शारीरिक स्थिति के बारे में बताया। गॉडेस ऑफ लाइफ एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह व्यक्ति आपका क्या लगता है, मून ड्रिंकिंग लॉर्ड? उसकी स्थिति को देखते हुए उसे कम से कम प्रथम स्तर का देवता होना चाहिए, सही कहा। यदि वह प्रथम स्तर के देवता से कम होती तो वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। इससे एक और सवाल उठा, यदि वह डिवाइन रेल्म में नहीं थी तो वह किस तरह का अस्तित्व थी? लापरवाही से उसका इलाज करना डिवाइन रेल्म के लिए जोखिम पैदा कर सकता था। एक पल के सोच विचार के बाद दान हैंग ने उत्तर दिया, वह मेरी पत्नी है। गॉडेस ऑफ लाइफ स्पष्ट रूप से चौंक गई थी। वे अविश्वास में दान हैंग को घूर रही थीं। आखिरकार डिवाइन रेल्म में देवताओं के लिए जीवनसाथी चुनना अत्यंत दुर्लभ था, और दान हैंग जैसे भयानक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति के लिए ऐसी परिस्थितियों में विवाह करना। गॉडेस ऑफ लाइफ इसे समझ नहीं पा रही थीं। दान हैंग के गंभीर चेहरे को देखकर उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। अपने हाथ के एक इशारे के साथ प्राचीन जीवन वृक्ष की एक शाखा नीचे की ओर बढ़ी। उन्होंने शाखा का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ा और दान हैंग को सौंप दिया। बधाई हो, यदि देवताओं को आपके विवाह के बारे में पता चला तो वे निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद देने आएंगे। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। हालांकि यह उसे उसके चरम स्वास्थ्य पर वापस नहीं लाएगा, लेकिन ये कम से कम उसकी स्थिति को स्थिर कर सकता है और उसके कष्टों को पूरी तरह से दूर कर सकता है। गॉडेस ऑफ लाइफ गर्मजोशी से मुस्कुराए। दान हैंग ने वह छोटी शाखा ले ली। जैसे ही उसने उसके हाथ को छुआ, वह उससे निकलने वाली जीवन की सघन, शुद्ध ऊर्जा को महसूस कर सका। इसके साथ गु युइना की चोटों के ठीक होने की अब आशा थी। धन्यवाद, मैं आपका कर्जदार रहूंगा। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे विवाह को गुप्त रखें। दान हैंग को देवताओं द्वारा उसके शांतिपूर्ण जीवन में बाधा डालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, विशेष रूप से पोसाइडन जैसे लोग नहीं, जिनका ऊर्जा स्तर मार्च 7 के समान था। सतर्क रहने का एक और कारण। गॉडेस ऑफ लाइफ ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं याद रखूंगी। दान हैंग जाने के लिए तैयार हुआ। सबसे पहले उसने पोसाइडन की स्थिति को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह तुरंत भाग नहीं सकता था, उसे पोसाइडन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। हालांकि पोसाइडन ने उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ आश्वासन दिया था कि उसे जान का खतरा नहीं होगा। इस बीच पोसाइडन बादलों के ऊपर तेजी से दौड़ रहा था। गॉड ऑफ लस्ट को अपने साथ खींचते हुए वह समुद्र की लहरों पर सर्फिंग कर रहा था। पल भर में दर्जनों मील की दूरी तय कर रहा था। उसके पीछे खून की तरह लाल रोशनी का एक गोला तेजी से करीब आ रहा था। पोसाइडन चिड़चिड़े होकर बड़बड़ाया, डिस्ट्रक्शन को दान हैंग से किस तरह की नफरत है? क्या उसे सच में मेरा इतनी बुरी तरह पीछा करने की जरूरत है? मेरी देव शक्ति गॉड पावर खत्म होने वाली है और वह अभी भी अपनी गति बढ़ा रहा है। गॉड ऑफ लस्ट धीरे से हंसी। पोसाइडन, तुम्हें बस मुझे जाने देना चाहिए। अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एहसास हुआ कि तुमने उसे धोखा दिया है तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब बकवास करने का समय नहीं है। हर एक सेकंड जो मैं बचा रहा हूं वह मायने रखता है। पोसाइडन बेसब्री से चिल्लाया। गॉड ऑफ लस्ट ने पास आते गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर नजर डाली और कहा, पकड़े जाने से पहले तुम्हारे पास लगभग 3 सेकंड बचे हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मून ड्रिंकिंग लॉर्ड की मदद ही क्यों की? अगर तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उसे पीटने देते तो वह अपना गुस्सा निकाल लेता और बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन अब तुमने चीजें और खराब कर दी हैं। वह निश्चित रूप से इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। तुम चाहती हो, पोसाइडन ने शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह पूरा कर पाता, पीछे से एक लाल रोशनी ने उसे पकड़ लिया, जिससे पूरा इलाका लाल हो गया और उसकी गति काफी कम हो गई। एंड ऑफ चैप्टर। डोलो, दान हैंग जस्ट वांट टू अवॉइड ट्रबल, गु युइना परस्यूज। चैप्टर 64,
दान हैंग वीज डिस्ट्रक्शन। एक लाल चमक चारों ओर फैल गई, जिसने 100 मील के दायरे को अपने घेरे में ले लिया। सी गॉड पोसाइडन उस सिंदूरी धुंध के बीच से तेजी से निकला। उसकी गति काफी कम हो गई थी क्योंकि उसने देखा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पीछे से तेजी से करीब आ रहा है। ये देखते हुए कि वह उससे आगे नहीं निकल सकता, पोसाइडन ने बस दौड़ना बंद कर दिया। इन परिस्थितियों में आगे भागने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था, इससे वह और भी दयनीय दिखता। गॉड ऑफ लस्ट धीरे से हंसी। सी गॉड, अब तुम क्या करोगे? लॉर्ड डिस्ट्रक्शन बेहद गुस्से में हैं। पोसाइडन ने अपनी आंखें घुमाईं और उदासीनता से कहा, वह क्या कर सकता है? मुझे मार डालेगा। तुम लोग ही हो जो बिना बात के मुसीबत खड़ी कर रहे हो, जबकि मून ड्रिंकिंग लॉर्ड कभी दुश्मन था ही नहीं। अचानक लाल रोशनी की एक किरण पोसाइडन के सिर के ऊपर से निकली और ठीक उसके सामने आकर रुकी। आसपास की सिंदूरी धुंध उस आकृति में समा गई। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपना सिर उठाया, उसका हुड पीछे गिर गया, जिससे अधिकार से भरा और स्पष्ट रूप से कठोर चेहरा दिखाई देने लगा। पोसाइडन, मुझे इसका स्पष्टीकरण दो। उसकी आवाज़ लगभग भिंचे हुए दांतों के बीच से निकली। पोसाइडन ने गॉड ऑफ लस्ट को छोड़ दिया और आत्मसमर्पण में अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, ईमानदारी से जवाब देते हुए, क्या ये स्पष्ट नहीं है? मैंने तुम्हें दूर ले जाने में मून ड्रिंकिंग लॉर्ड की मदद की। डिस्ट्रक्शन, उतावलेपन में कुछ मत करना। हे, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना क्रोधित था कि वह हंस पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा। पोसाइडन, तुम्हारे पास निश्चित रूप से हिम्मत है जो तुमने सरेआम मेरा विरोध करने का साहस किया। उसके शरीर से दैवीय शक्ति का एक हिंसक विस्फोट हुआ। आसपास का स्थान स्पेस चटक गया, जिससे गहरे बैंगनी रंग की लकीरें दिखाई देने लगीं, जो उसके अत्यधिक क्रोध का स्पष्ट संकेत थीं। यहाँ तक कि गॉड ऑफ लस्ट भी घबरा गई और चिल्लाई, पोसाइडन, बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो। जल्दी। पोसाइडन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं होगा, ये सब एक उलझन है। डिस्ट्रक्शन, शांत हो जाओ। हम सभी डिवाइन रेल्म के देवता हैं, तुम सिर्फ इसलिए हमें परेशान नहीं कर सकते क्योंकि तुम अधिक शक्तिशाली हो। उसने देखा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अचानक पीछे हटा। उसके रास्ते में स्थान स्वयं उसके पीछे बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने पोसाइडन को वास्तव में घबरा दिया। यह मुद्रा डिस्ट्रक्शन स्पष्ट रूप से लड़ने के बारे में गंभीर था। वह तो बस एक चरम प्रथम स्तर का देवता, पीक फर्स्ट क्लास गॉड था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ सीधे मुकाबले में वह भला कैसे टिक सकता था? मुझे जाने दो, कमीने। मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहती, गॉड ऑफ लस्ट ने चिंता से चिल्लाकर कहा। उस क्षण गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनके बीच 100 मीटर की दूरी बना चुका था। उसके हाथ में एक राजदंड सेप्टर प्रकट हुआ। सेप्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक परम दिव्य हथियार जो डिवाइन रेल्म में सबसे शक्तिशाली आक्रामक कलाकृतियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध था। तथ्य ये था कि उसने इसे निकाल लिया था, इसका मतलब था कि वह वास्तव में अपना सब कुछ झोंक रहा था। धिक्कार है, यह पागल, महज ध्यान भटकाने के लिए इतना आगे जाने की क्या जरूरत थी? गॉड ऑफ लस्ट, अगर वह अपना आपा खोने पर आमादा है तो मुझे खेद है, लेकिन हम इसमें साथ हैं। चलो एक बदकिस्मत प्रेमी जोड़े की तरह मरते हैं, पोसाइडन तनावपूर्ण स्वर में बोला। उसी समय उसने अपना ट्राइडेंट ऑफ द सी उठाया, जिससे उसके चारों ओर समुद्री बाधाओं, ओशियानिक बैरियर्स की लहरें पैदा हो गईं, जो दीवारों की तरह एक के ऊपर एक जम गईं। उसने अपनी पूरी दैवीय शक्ति इन बाधाओं में लगा दी। भागना कोई विकल्प नहीं था। एक अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने पीठ फेरकर भागना सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय होता है। 100 मीटर देवताओं के लिए बहुत कम दूरी थी। ये सब तुम्हारी गलती है। लॉर्ड डिस्ट्रक्शन को उकसाया ही क्यों? मैं कसम खाती हूँ, यह मून ड्रिंकिंग लॉर्ड सबसे बुरा है। वह डिस्ट्रक्शन के क्रोध का सामना करने से बचने के लिए भाग गया और अब हम उसकी वजह से कष्ट झेल रहे हैं। चुप रहो, पोसाइडन हताशा में दहाड़ा। उसी क्षण 100 मीटर दूर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अचानक अपना राजदंड उठाया। आकाश में एक विशाल काला बिजली का गोला थंडरस्फीयर तेजी से आकार लेने लगा। गोले की सतह नीले बैंगनी रंग की बिजली की एक परत से ढकी हुई थी, जिसमें विनाश का तूफान, विनाश का असली सार छिपा था। मून ड्रिंकिंग लॉर्ड, यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा ये छोटा मददगार मर जाए तो अभी सामने आओ। तुम्हारे पास 10 सेकंड हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज़ पूरे आसमान में फैल गई। पोसाइडन को तुरंत अपमानित महसूस हुआ। वह दान हैंग की मदद करने आया था और अब दान हैंग को आकर उसे बचाना था। ये तो पूरी तरह से एक असफलता होती। बकवास बंद करो, डिस्ट्रक्शन, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। और इसके अलावा मून ड्रिंकिंग लॉर्ड पहले ही डिवाइन रेल्म छोड़ चुका है। तुम कितना भी चिल्लाओ, वह नहीं आएगा, पोसाइडन उपहास करते हुए बोला। लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसका ध्यान केवल दान हैंग पर था। उसने काले बिजली के गोले में ऊर्जा भरना जारी रखा, जिससे वह बड़ा और बड़ा होता गया। उसकी सतह पर तूफान उमड़ रहे थे। गॉड ऑफ लस्ट पूरी तरह से डर गई थी। वह चीखी, पोसाइडन, तुम मूर्ख, मुझे जाने दो। वह लॉर्ड डिस्ट्रक्शन का अंतिम हमला है, अनाइलेशन स्टॉर्म। आज तक कोई भी इस हमले से सुरक्षित नहीं बचा है।
तुम्हारे जैसा महज एक प्रथम स्तर का देवता, अगर तुमने इसे सीधे झेला तो तुम पूरी तरह मिट जाओगे। मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहती, मुझे जाने दो। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, पोसाइडन ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने उसकी कॉलर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भयानक दैवीय शक्ति पर टिकी थीं। मंडराते हुए काले बिजली के गोले के नीचे उसे भी एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। पहली बार उसे मौत की गंध महसूस हुई। लेकिन क्या वह दया की भीख मांगे या दान हैंग की मदद के लिए पुकारे? कभी नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? मुझ पर हमला करो, डिस्ट्रक्शन। दिखावा करना बंद करो। जैसे ही पोसाइडन बोला, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने काला बिजली का गोला छोड़ दिया, जिसका व्यास अब 100 मीटर से अधिक था। वह धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, इंच दर इंच उनकी ओर बढ़ रहा था, खुद स्थान स्पेस के बीच एक सुरंग बनाता जा रहा था। साथ ही इसने आसपास की सारी रोशनी सोख ली, जिससे पूरा आसमान अंधेरे के शून्य में बदल गया। लेकिन ये धीमापन नहीं था, ये समझ से परे की गति थी, जो समय के प्रवाह को भी मोड़ रही थी। पोसाइडन और गॉड ऑफ लस्ट ने इसे करीब आते देखा, लेकिन उनके मन में प्रतिरोध का एक भी विचार नहीं आया। तुम मुझे मरवा दोगे? गॉड ऑफ लस्ट ने कोसा। पोसाइडन ने अपनी समुद्री बाधाओं को मजबूत करने के लिए अपनी अंतिम दैवीय शक्ति झोंक दी। तभी उनके पीछे एक रोशनी चमकी, रात को चीरती हुई भोर की पहली किरण की तरह। पोसाइडन और गॉड ऑफ लस्ट ने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे रोशनी लौट आई थी, जिसने आसमान को चीर दिया था। यहाँ तक कि बादलों का समुद्र भी ऐसे खुल गया जैसे किसी अदृश्य ब्लेड से काटा गया हो। और फिर एक सुनहरी चमक उनके सिर के पास से निकली और एक पल में गायब हो गई। ये सबसे तेज गति थी, बिजली की एक लकीर की तरह ऊपर से गुजरती हुई, अंधेरे को चीरती हुई। इससे पहले कि दोनों देवता पीछे मुड़ पाते, उन्होंने अपने पीछे काले बिजली के गोले को बिखरते हुए महसूस किया। दैवीय शक्ति का एक विस्फोट हुआ, जिसने पोसाइडन की समुद्री बाधाओं को हिंसक रूप से हिला दिया। शू! उन्होंने ठीक समय पर अपना सिर घुमाया और एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। तथाकथित अनाइलेशन स्टॉर्म, परम विनाश का वह गोला भीतर से बेंधा जा चुका था। उसके केंद्र में एक विशाल छेद हो गया था। उस घाव से रोशनी बाहर निकल रही थी, जिसने अंधेरे को दूर भगा दिया। उस मिटते हुए गोले के पार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब वहां नहीं था। एंड ऑफ चैप्टर। डोलो, Dan Heng just want to avoid trouble, Gu Yuina pursues. Chapter 65. What did you feed the Lord? Goddess of Life के महल में दान हैंग द्वारा छोड़े गए हमले को महसूस करते हुए गॉडेस ऑफ लाइफ तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली और चौक स्क्वायर पर पहुंची। फिर भी दान हैंग का कहीं पता नहीं था। उनके चेहरे के भाव बदल गए। सीओजी, वह हमला सीओजी की ओर निर्देशित नहीं होना चाहिए था, है ना? अभी जो हमला हुआ था वह शक्ति के मामले में गोल्डन ड्रैगन किंग से भी आगे निकल गया था। यदि इसका लक्ष्य गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता, और यदि वह असावधान होता, तो वह गंभीर रूप से घायल भी हो सकता था। गॉडेस ऑफ लाइफ बस हमले की दिशा में भागने ही वाली थीं। तभी दूर से एक बैंगनी प्रकाश का गोला दिखाई दिया, जो तेजी से पैलेस ऑफ लाइफ की ओर आ रहा था। कुछ सेकंड बाद गॉडेस ऑफ लाइफ ने उस आकृति को पहचान लिया। ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था और उसकी आभा और स्थिर बनी हुई थी। गॉडेस ऑफ लाइफ ने राहत की सांस ली। जब तक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन घायल नहीं था, तब तक सब ठीक था। बैंग! गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जमीन पर उतरा। गॉडेस ऑफ लाइफ को देखते ही उसके चेहरे का गुस्सा तुरंत गायब हो गया, जिसकी जगह चिंता ने ले ली। उसने उसके कंधे पकड़े और बेसब्री से पूछा, सियोलू, उस कमीने ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? गॉडेस ऑफ लाइफ ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सियोजी, तुम दान हैंग को बहुत गलत समझ रहे हो। वह यहाँ मुसीबत खड़ी करने नहीं आया था। उसे कुछ अनुरोध करना था। किस तरह का अनुरोध? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। गॉडेस ऑफ लाइफ ने अपना मुंह खोला, कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि दान हैंग ने इसे गुप्त रखने के लिए विशेष रूप से कहा था। यह उसका निजी मामला है, इसलिए मैं वास्तव में बता नहीं सकती। लेकिन ये डिवाइन रेल्म को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने एक ठंडी हुंकार भरी। वह आश्वस्त नहीं था। सियोलू, तुम्हें उस आदमी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वह उस समय अचानक ड्रैगन गॉड को बचाने के लिए प्रकट हुआ था और उसने उस सिल्वर ड्रैगन किंग को भागने दिया था। यह एक तथ्य है। गॉडेस ऑफ लाइफ ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी भी दान हैंग को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी में था। सियोजी, दान हैंग पहले ही जा चुका है। इसके बारे में सोचना बंद करो। अभी उसके हमले से तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई, है ना? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के भाव थोड़े सख्त हो गए और उसने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। वह मुझे भला कैसे चोट पहुंचा सकता था? वह कुछ दोषी महसूस करते हुए दूसरी तरफ मुड़ गया। उस हमले ने वास्तव में उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उसने उसके पास से गुजरने से पहले उसके दिव्य कौशल हेवन डिस्ट्रॉइंग एनाइलेशन को तुरंत चीर दिया था।
इसका मतलब यह नहीं था कि दान हेंग केवल उतनी ही शक्ति के सक्षम था। इसका मतलब था कि वह संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता था और उसका इरादा केवल सी गॉड पोसाइडन को भागने में मदद करना था। वह दान हेंग के इरादे को जान गया था, यही कारण था कि अब वह शर्मिंदा महसूस कर रहा था और पोसाइडन का दोबारा सामना नहीं करना चाहता था, वरना उसका मजाक उड़ाया जाता। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह गॉडेस ऑफ लाइफ के लिए चिंतित था। उसे डर था कि दान हेंग उसके साथ कुछ बुरा न कर दे, यही वजह थी कि वह इतनी घबराहट में वापस लौटा था। गॉडेस ऑफ लाइफ ने उसे पीछे से गले लगाया और धीरे से हंसी। ठीक है, जब तक तुम ठीक हो। दान हेंग के साथ विवादों में मत पड़ो, वह वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है। ये सुनकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हताशा में अपने दांत पीसने लगा। सच तो ये था कि दान हेंग के साथ लगातार टकराने का मुख्य कारण केवल यह नहीं था कि वह उसे एक संभावित खतरे के रूप में देखता था। कारण ईर्ष्या थी, क्योंकि गॉडेस ऑफ लाइफ के मन में दान हेंग के प्रति एक अच्छी छवि थी और दान हेंग ने पहले कभी उससे दूरी नहीं बनाई थी। अब उसे उसकी तारीफ करते हुए सुनकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लगा कि उसका कलेजा गुस्से से फट जाएगा। चिंता मत करो सियोलू, मैं उसे तब तक नहीं उकसाऊंगा जब तक मुझे पूरा यकीन न हो जाए कि मैं उसे हरा सकता हूँ। लेकिन मुझे ये पता लगाने की ज़रूरत है कि वह कहाँ गया। गॉडेस ऑफ लाइफ ने असहाय महसूस करते हुए आह भरी। नश्वर लोक मॉर्टल रेल्म में, डिवाइन रेल्म में केवल कुछ ही मिनट बीते थे, लेकिन दोलो कॉन्टिनेंट पर आधा दिन बीत चुका था। यू जूचिंग अकेले होटल लौटी। जब उसने दान हेंग और गू यूइना के कमरे में प्रवेश किया तो दरवाजा खुलने की आवाज़ से जी की नींद खुल गई, जो ज़मीन पर लेटी हुई थी। जी ने कंबल हटाया और अंगड़ाई ली, जिससे उसका आकर्षक शरीर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। आह, कितनी अच्छी नींद थी। सपने में उस थरकी बुड्ढे को मैंने खूब परेशान किया। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उसने अचानक जू जूचिंग को अपनी ओर आते देखा। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी नज़रें सतर्क थीं क्योंकि वह कमरे का मुआयना कर रही थी। उसने कंबल पकड़ा और उसे सूंघा। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने उसके बारे में वह सपना देखा, ये सब उसकी गलती है। जी ने तुरंत अपने सपने के लिए दान हेंग को दोषी ठहराया। यू जूचिंग ने उसकी अजीब बड़बड़ाहट को नज़रअंदाज किया और बिस्तर के पास गई। गू यूइना को अभी भी सोता हुआ देखकर उसने चिंता से पूछा, शिनयांग कैसी हैं? गू यूइना की सांसें स्थिर थीं, लेकिन उसका चेहरा पीला था और उसकी भौहें कभी कभी सिकुड़ जाती थीं। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बुरा सपना आ रहा है, लेकिन वह जागने में असमर्थ है। बड़ी बहन, जी भी अपने ख्यालों से बाहर आए। वह जल्दी से उठी, उसने गू यूइना का हाथ पकड़ा और उसका चेहरा चिंता और अपराधबोध से भर गया। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो बड़ी बहन की यह हालत नहीं होती। जी का गला भर आया। चलो शिजून के लौटने का इंतजार करते हैं, यू जूचिंग ने उसे आश्वासन दिया। एक बार जब वे वापस आ जाएंगे तो उनके पास निश्चित रूप से शिनयांग की मदद करने का कोई तरीका होगा। हालांकि जी ने तुरंत अपना गुस्सा दान हेंग की ओर मोड़ दिया। वह कहाँ है? वह कहाँ भाग गया? जब बड़ी बहन घायल है तो वह यहाँ क्यों नहीं है? जी हताशा में अपने दांत पीसने लगी। यू जूचिंग एक पल के लिए झिझकी। जी को अपनी ओर घूरते हुए देखकर उसने अपना मुंह थोड़ा खोला, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह जी को यह नहीं बता सकती थी कि दान हेंग ने शाही महल पर हमला किया था, है ना? शिजून निश्चित रूप से नहीं चाहते होंगे कि बहुत से लोग इसके बारे में जानें। गैर जिम्मेदार आदमी। बस बहुत हुआ, मैं बड़ी बहन को वापस स्टारडाउ फॉरेस्ट वापस घर ले जा रही हूँ। हमारे पास वहाँ ऐसे खजाने हैं जो उनके घावों को ठीक कर सकते हैं। जी ने गू यूइना को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। यू जूचिंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। नहीं जी, तुम्हें शिक्षक के लौटने का इंतजार करना होगा। उनके पास मालकिन मिस्ट्रेस को ठीक करने का एक तरीका है। उनके पास क्या तरीका है? अगर उनके पास वाकई कोई तरीका होता तो वे अब भी समय क्यों बर्बाद कर रहे होते? जी गुस्से से जल रही थी। उसे दान हेंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और वह तब कहाँ था जब उसे और उसकी मालकिन को परेशान किया गया था? उसके पास शक्ति थी, लेकिन उसने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। वह दान हेंग जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यू जूचिंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जी ने उसे आसानी से झटक दिया। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अभी मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। अगर कोई देवता भी नीचे आ जाए तो भी वे मुझे बड़ी बहन को घर ले जाने से नहीं रोक पाएंगे। जी ने गुस्से में घोषणा की। ये देखकर कि गू यूइना ने उसकी खातिर कितना दुख झेला है, अब उसे किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। भले ही वह थर की बुढ़ा उसे सजा दे तो दे। अभी केवल वही थी जो गू यूइना को बचा सकती थी। जब तक वह उसे स्टारडाउ फॉरेस्ट वापस ले जाती और उसे लेक ऑफ लाइफ में डुबो देती, फिर बाई जी, जिसके पास उपचार क्षमताएं थीं, से उसका इलाज करवाती, तो यह निश्चित रूप से यहाँ रहने से बेहतर होता। जी गू यूइना को उठाने के लिए कंबल के नीचे पहुंची। जैसे ही उसने उसे उठाया, अचानक उसके पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी।
उसे नीचे उतारो। नहीं उतारूंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता, जी जी चिल्लाए। अगले ही पल वह जम गई। वह आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि दान हैंग वहां खड़ा था। उस क्षण उसका पूरा शरीर सख्त हो गया और उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। उस भयानक अजूर ड्रैगन नीले ड्रैगन के बारे में सोचकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। चैप्टर समाप्त।